तभी जिन उस आल से बोलता है तो क्या आप कैडेट के बजाय एक रियल एसेसिन को भेज रहे हैं मुझे पनिशमेंट देने के लिए। आल बोलता है कि ये एक गेम है, एक ऐसा गेम जो योना ने उन दोनों के लाइफ के ऊपर लगाया है। जिन उसकी बात सुन के अपने मन में सोचता है कि क्या वो चाहता है कि मैं योना के गेम को इंटरप्ट करूं? नहीं, मुझे मत बताओ कि नेमलेस किंग वो योना को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या नेमलेस किंग और सिस्टर योना के बीच कुछ है? ये सच में ट्रबल भरा है। तभी आउल कहता है कि किलर 3 बार आएंगे, इसलिए तुम उनके साथ ट्रबल करोगे और सिटी के मिडल साइड की ओर जाओगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम एक दिन जिंदा रहने में एबल होगे और अगले दिन उन दोनों को सिटी से बाहर भेज देना। जिन बोलता है उससे तुम क्या कह रहे हो, क्या मुझे यहाँ अकेले रहना होगा? तब तो मेरा लाइफ लाइन पर होगा। आउल बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? जिन कहता है 10,000 ऑफ एलेक्जर। ये सुन के वो आउल गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कमीने क्या तू पागल हो गया है? अगर सर चिरोन भी ऐसा कहते हैं तो मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा। फिर वो शांत हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा लाइफ की प्राइस यही है तो ठीक है, हालांकि तुम्हें उन दोनों होने वाले पेट्रियट्स को बचाना होगा। जिन बोलता है ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। आउल बोलता है कि एंड में मैं तुम्हें वार्निंग दूंगा, अगर कोई डिटरमाइन करता है तुम्हें मारने का तो वो शायद तुम्हें मार भी सकता है। जिन उसकी बात सुन कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स देता नहीं है तो वो आउल बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे 3 दिन बाद आके मिलता हूँ। फिर आउल वहाँ से गायब हो जाता है। जिन उसको देख के अपने मन में सोचता है कि ओह वहाँ से चला गया। फिर वो दांतेन और बेराडिन की तरफ देखता है और बोलता है तो वो मुझसे इनसे दूर भेजने को कह रहा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा बातें सुनने का कोई रीजन नहीं है। अगले सीन में देखते इवनिंग के टाइम जो कि वो तीनों भाग रहे होते हैं। तभी जिन बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आज इसे कैडेटों के वजह रियल किलर हमारा पीछा करेंगे तो तुम्हें फोकस करने की जरूरत है। तो दांतेन बोलता है जिन भले ही हमारा एनिमी पावरफुल है लेकिन हमने किसी को अभी तक देखा नहीं, लेकिन हम इतना जल्दी भाग क्यों रहे? तो पीछे से बेराडिन बोलता है कि हाँ दैट्स राइट, अभी तो रात भी नहीं हुआ। जिन बोलता है कि जब मैं कैडेटों के अगेंस्ट फाइट कर रहा था तो मैं सनसेट के होते ही मैं उनकी प्रेजेंस को फील कर लेता था और जैसे ही रात होती थी तो वो मुझ पे अटैक कर देते थे। देखते सूरज भी ढल जाता है और रात हो जाता है और जिन अपने मन में बोलता है कि बी हॉनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ तो मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर सकता, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई क्लोज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई हंटिंग के लिए पीछा कर रहा है। मैं जानता हूँ कि कैडेट और असली किलर के बीच डिफरेंस है, वो एक अलग ही लेवल पर है। देखते हैं योना को। योना बोलते हैं कि जैसा कि छोटे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो पहले से ही आगे बढ़ रहा है। तभी आउल बोलता है कि योना सबसे पहले हाई रैंक को किलर को भेजना, क्या सच में तुम अपने भाई को मारना चाहती हो? योना बोलते है नहीं। तो आउल बोलता है कि तुम्हारा भाई पहले ही इसे पकड़ लेता है इसलिए वो भाग रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर अटैक होगा तो वो कुछ करने से पहले ही मारा जाएगा। और अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा होता है तो उसके 2 पीछे लोग भी मर जाएंगे। बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, छोटे की माइंड आंखें आधी खुल गई है। आउल हैरान हो जाता है योना की बात सुन के और अपने मन में बोलता है क्या इतनी कम एज में माइंड आइज? लग रहा है कि उसका इंटेंस काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं श्योर हूँ कि उसे कुछ फील हो रहा है, भले ही कुछ ज्यादा ना हो। और पिछले कुछ दिनों से उसकी माइंड आके धीरे धीरे और भी खुल रहा है। मुझे अपने छोटे के ऊपर प्राउड है। आउल भी उससे जिन को देखता है और बोलता है योना से हाँ तुम सही कह रही हो, और अपने मन में सोचता है कि यह फर्स्ट टाइम है कि मैं नोना को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख रहा हूँ। क्या था उस लड़के का नाम? हाँ जिन। मैं उस चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जो कि भाग रहा होता है तो उसे अचानक से कुछ फील होता है। देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिन वहीं पर रुक जाता है और उन दोनों को भी रोक लेता है। फिर जिन उस धुएं में से कुछ देखता है और हैरान हो जाता है और उन दोनों को पीछे करते हुए बोलता है कि पीछे हटो। बेराडिन बोलता है कि ये जिन। तभी देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे नोकीले चीज आते हैं, लेकिन जिन उन दोनों को इसे बचा लेता है। वो सारी नोकीले चीजें जाके पीछे की ओर लगता है। तभी देखते हैं जिन के पीछे एक किलर को। जिन भी उसे सेंस कर लेता है और पीछे पलट के देखता है। वो किलर भी हैरान हो जाता है। उतने में किलर अपने नाइफ के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने शॉट के साथ उसके अटैक को रोक लेता है। वो बंदा सोचता है आई मीन वो किलर कि क्या उसने मेरे प्रेजेंस को फील कर लिया। तभी जिन के पीछे से एक ब्लू कलर का लाइट चमकती है और अगले सीन में देखते हैं उस किलर को जो कि पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। हमें पता चलता है कि बेराडिन ने अपना मैजिक यूज किया होता है और दांते बोलता है कि बहुत अच्छे बेराडिन। बेराडिन बोलता है कि हम इस आदमी को जान से नहीं मारेंगे। तभी जिन बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम देखते हैं कि वो बर्फ जो कि धीरे धीरे उसमें क्रैक आने लगता है और वो बर्फ पूरी तरह से टूट जाता है और वो किलर उसमें से आजाद हो जाता है। उतने में अपने कुछ नोकीले चीज निकालता है और जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने शॉट के साथ उनको ब्लॉक कर लेता है। जिन बोलता है कि अगर हम चीजों को भागते हुए लेके जाएंगे तो वह हम पर छिप के एम्ब्यूज करते रहेंगे। हमारे पास उतना टाइम नहीं है उनके साथ 1 by 1 फाइट करने के लिए। दांते बोलता है कि हमें समझ गया। जिन बोलता है कि हम भागते
करते रहेंगे जब तक हम लोग अपना डेस्टिनी तक नहीं पहुंच जाते। बेराडिन बोलता है कि हाँ, नेमलेस उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम लोग अपने आप को किलर बोलते हो लेकिन फिर भी तुम हमें पकड़ नहीं सकते। जिन उनको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कुछ अजीब है, वो हमसे इतना डिस्टेंस क्यों बना रहे हैं, नहीं कुछ तो अजीब है। तभी जमीन फटता है और जमीन में से एक नाइफ निकल के जिन के ऊपर अटैक कर देता है। जिन उसे देखता है वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन जिन उसको जैसे तैसे डॉज करता है और अपने स्वॉर्ड निकालते हुए उस किलर के ऊपर अटैक कर देता है और वो किलर उस जिन के अटैक से डॉज करते हुए पीछे हटता है। तभी वहाँ पर और भी जमीन के नीचे से ब्लास्ट होता है और भी वहाँ से 2-4 किलर निकलते हैं और जिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिन बोलता है बेराडिन, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, इसलिए तुम फालतू बातें करना बंद करो और कुछ करो। तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल मैजिक करो। बेराडिन थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन अपना स्टिक निकालते ही बोलता है कि ठीक है, बस मुझे 10 मिनट दो। वो किलर भी देख के हैरान हो जाता है। तभी देखते हैं बेराडिन जो कि एक फायर स्पेल बनाने लगता है और जिन से बोलता है कि बस मुझे फोकस करने के लिए 10 मिनट चाहिए। बेराडिन बोलता है एनालेशन 1000 फायर फर्स्ट फॉर्म, और ये बोलते ही बेराडिन एकदम खतरनाक वाली स्माइल देता है और वो किलर भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी पावरफुल फायर मैजिक ये डेंजरस हो सकता है। जिन भी उस मैजिक को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि एनालेशन 1000 फायर फर्स्ट फॉर्म, ये तो लेजेंड वाला। उसने इस मैजिक को सीखा कुछ 1000 साल पहले फॉर्मल पेट्रा जिप्पल फैमिली का, उसी ने इस मैजिक को बनाया था जहाँ तक मुझे याद है। अभी बेराडिन बोलता है कि जिन होश में आता है। देखते हैं बेराडिन के ऊपर एक किलर अटैक करने वाला रहता है तो बेराडिन बोलता है कि जिन मेरी मदद करो। तभी जिन तेजी से जाते हुए उस बंदे के अटैक को रोक लेता है बीच में ही। वो किलर भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और बोलता है क्या उसने मेरे अटैक को इतनी इजीली ब्लॉक कर लिया। फिर जिन बोलता है कि दांते को देखते उसके चारों तरफ बहुत सारे किलर उसको घेरे हुए रहते हैं तो दांते अपने शॉट को पकड़ता है और बोलता है कि ठीक है, और जैसे धीरे धीरे अपने दांते शॉट को निकालता है और बोलता है कि हेरन सीक्रेट टेक्निक, और आसपास उसका ऑरा फैलने लगता है और वो किलर भी देख के हैरान हो जाते हैं। देखते दांते के आसपास एक शील्ड बन जाता है और उससे अटैक निकलता है और किलर को जाके लगता है और किलर उस अटैक से पीछे जाके फेंकाते हैं। जिन और एक किलर का फाइट देखते हैं। किलर का फाइट थोड़ा ध्यान से हटता है तो जिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन भी उस दांते की ओर देखता है और बोलता है कि मैं वो पहली बार स्किल देख रहा हूँ। क्या उसने अपने ये ऑरा से शील्ड बनाया, एक सीक्रेट टेक्निक जो प्रोटेक्ट और काउंटर अटैक भी करता है। ऐसा लगता है कि जब मैं उसे नहीं देख रहा था तो उसने बहुत ट्रेनिंग किया। ये सिर्फ दांते ही नहीं, बेराडिन भी इनक्रेडिबल है। बेराडिन को देखते जो कि और भी फायर मैजिक को पावरफुल कर रहा होता है। जिन उसको देख के अपने मन में सोचता है कि इतने छोटे कम एज में अमाउंट ऑफ माना का यूज करना सच में वो एक लेजेंड का सीक्रेट टेक्निक है। बेराडिन जो कि एकदम खतरनाक वाली स्माइल देता है और बोलता है जिन उसकी ओर देखता है, वो हैरान हो जाता है। देखते हैं कि बेराडिन बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझसे एक मिस्टेक हो गई। हम देखते हैं कि बेराडिन का फायर मैजिक ही गायब हो जाता है और उसका मोय हो जाता है। जिन भी उसे देख के हैरान हो जाता है और यहाँ तक कि वो किलर भी भी हैरान हो जाते हैं। दांते भी देखता है कि उसका कोई फुसकी बॉम्ब की तरह उसका मैजिक गायब हो जाता है। फिर वो जिन की तरफ देखता है। जिन बोलता है कि भागो, मैं जब तक किलर को रोकता हूँ तुम बेराडिन को पकड़ो और यहाँ से भागो। दांतिन बेराडिन को पकड़ के भागने लगता है। बेराडिन बोलता है कि मुझे ये माफ करना जिन, ऐसा लगता है कि मैं अपने मैजिक स्किल को भूल गया, और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। दांते बोलता है कि चुप हो जाओ और अपने मुंह से ब्लड निकलना बंद करो। जिन बोलता है कि दांते जब तक भागते रहो जब तक हम अपनी लोकेशन तक ना पहुंच जाए। दांते बोलता है ठीक है। एक किलर दूसरे किलर को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि उन्हें पकड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन उन्हें पकड़ो। अगर तुम उन्हें नहीं पकड़ पाते हो तो मिस योना हमें पर्सनली ट्रेन करेगी। और ये सुनते ही उन किलर की फट जाती है। योना को देखते हैं जो सोच रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो आउल बोलता है कि योना क्या कुछ गलत है। योना बोलते हैं कि सर आउल, क्या आप जानते हैं क्या आपने उनकी हेल्प किया। वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते हैं कि ये थोड़ा अजीब बात है, उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। सेफ जोन में किलर्स नहीं जा सकते। सिमिल का सेंट्रल एरिया, वो जगह जहाँ पर नेमलेस किलर का रिलेटिव और उनके बेनिफिटर रहते हैं। दांते बोलते हैं कि जिन तुमने सही कहा था, उन्होंने हम पे अटैक करना बंद कर दिया। हमें उस जगह के बारे में थोड़ा बताया जाता है। जब तक कोई इमरजेंसी और एनिमी इन्वॉल्व ना हो वो नेमलेस किलर उस एरिया में किसी भी वेपन का यूज नहीं कर सकते। उन्हें इसे फॉलो करना ही पड़ता है। देखते हैं जिन की ओर। बेराडिन बोलता है कि जिन तुमको इस जगह के बारे में कैसे पता चला और क्या ये टेस्ट नहीं था। जिन बोलता है बेराडिन से तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं योना और उस आउल की तरफ। योना बोलते हैं कि मुझे माफ करना, इसका कोई मतलब नहीं है सर आउल, अगर उन्हें किसी ने नहीं बताया था उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। आउल बोलता है कि हाँ तुम किस बारे में बोल रही हो, मैंने उन्हें नहीं बताया, और वैसे भी क्या तुमने एक लेटर लिखा सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बारे में। योना बोलते कि हाँ मैं कह सकते हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया। फिर अपना मास्क पहनती है और बोलती है तो इसलिए कल मैं रात को खुद जाऊंगी उनसे फाइट करने के लिए। फिर हमें योना के बारे में बताया जाता है कि आउल जो कि योना को अपनी बेटी जैसे बड़ा किया और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है असैसिनेट का, और यहाँ तक कि उसे कई निकनेम भी मिला है, जैसे मारने के लिए पैदा हुई है, गॉड ऑफ मर्डर। उससे जितने लोगों ने भी मिला है उसने यही कहा है। देखते हैं योना को जो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं खुद पर्सनली
पर्सनली जाके उनके साथ फाइट करूंगी, जबकि तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया, अब तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऑल बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और अपने मन में सोचता है कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं अब योना को नहीं रोक सकता, मैं बस इतना ही होप कर सकता हूँ कि जिन ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया होगा। योना बोलते कि सर राहुल देखो ऑलमोस्ट रात होने ही वाली है, जो भी मेरे भाई के साथ है मैं उन दोनों को मार डालूंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। राहुल अपने मन में सोचता है कि वो चालाक है, वो जानते हैं कि मैं उनकी मदद करूंगा, इसलिए वो मुझसे ऐसा कह रही है। अब जिन को योना से खुद ही डील करना होगा, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शायद योना थोड़ा काइंड हो सकती है क्योंकि वो अपने छोटे भाई को पसंद करती है। अगर मुझे ये स्टार्टिंग से पहले ही से पता चलता तो मैं इसे रोक सकता था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखते रात का सीन और वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा रहते हैं और एक खिड़की को देख रहे होते हैं। तभी राहुल अपने आई पावर का यूज करता है और वो खिड़की के अंदर झांक के देखता है कि जिन और बेराडीन और वह ध्यानते सो रहा होता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो अभी भी सो रहे हैं। योना कहती है कि हाँ वो सभी एक जगह इकट्ठा है, उन्हें मारना तो और भी इजी है। तभी वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि वेट योना। फिर योना बैडस हो जाती है और बोलती है कि वो कमीने, वो मेरे छोटे के साथ बात कर रहे और हंस रहे, यहाँ तक कि मैंने अभी उससे बात भी नहीं किया, आज मैं उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तभी योना कुछ देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि सर मुझे इंटरप्ट करना बंद करो। तो आल बोलता है कि योना बोलती है कि ये दिखाना बंद करो कि तुम नहीं जानते इसके बारे में, ये उसके विंडो से चमक रहा है। अभी जो छोटे के पास है वो चीज क्या वो सिल्वर ड्रैगन का क्लो नहीं है? हम देखते हैं जिन के हाथों में सिल्वर ड्रैगन का क्लो, मतलब उसके नाखून। जिन अपने मन में सोचते हैं अभी तक इस पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, अगर वो वैसा ही होता है जैसा मैंने सोचा था तो किलर्स इन्हें देख के कुछ न कुछ रिएक्ट जरूर करेंगे। हम देखते हैं कि जिन के पीछे वो दोनों आ जाते हैं। जिन भी उन्हें सेंस कर लेता है और अपने मन में बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना भी एक्सपीरियंस करता हूँ, लेकिन मैं इससे जब भी फील करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो इस जगह पे पहले ही से आ गए, मैं उनके प्रेजेंस को फील ही नहीं कर सकता। और जिन उनसे बोलता है तो तुम लोग आ गए और बहुत टाइम हो गया है योना तुम्हें देखे हुए, और आई ग्रेट 85th जनरेशन नेमलेस किंग फर्स्ट टाइम। आउल अपने मन में सोचता है कि वो बच्चे सच में चालाक है और जिन से बोलता है कि तुम इसे जल्दी पकड़ लेते हो तो तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। और बेराडीन और दांते की तरफ देखते हुए जिन से बोलता है कि और ऐसा लगता है कि तुमने अपने फ्रेंड को नींद की दवा दे दी है। जिन बोलता है कि हाँ उनके लिए ज्यादा चीजें जानना जरूरी नहीं है। आउल बोलता है कि ठीक है मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ, तुम्हें वो सिल्वर ड्रैगन का क्लॉक कहाँ से मिला? जिन बोलता है कि मुझे ये सिल्वर ड्रैगन ने गिफ्ट में दिया है, जिसका मुझे अपने ट्रबल के दौरान उसके बारे में पता चला था। आउल बोलता है कि जबकि तुम यहाँ पे वेट कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि इसका यूज कैसे करते हैं। अगर तुम इसे किसी भी नेमलेस किलर को दिखाते हो तो किसी भी सिचुएशन में कोई तुम्हें नहीं मारेगा, तुम जिंदा बच सकते हो। लोना भी बोलते हैं कि दैट्स राइट, क्योंकि हमारे तरीके के अकॉर्डिंग ऐसा कोई नहीं है जिसे हम मार नहीं सकते। आउल हैरान हो जाता है और बोलता है कि योना, और वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ। और जिन से बोलता है कि अगर तुम हमें वो दे देते हो तो हम तुम्हारी लाइफ की गारंटी दे सकते हैं। जिन बोलता है आउल से इससे पहले कि मैं तुम्हें ये दूं मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आउल बोलता है क्या? जिन बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैडेट के वजह रियल किलर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। क्या सिस्टर योना मुझसे इसलिए इतना सावधान रहती है क्योंकि मैं एक रैंकेंडल हूँ? योना सुन के हैरान हो जाती है, बोलते है कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी उतने में कि आउल उसको रोक लेता है बीच में। आउल अपने मन में सोचता है कि ये अनबिलीवेबल कमीना, मैंने उसे योना से ये बात सीक्रेट रखने को कहा था कि मैंने उसकी हेल्प की थी। फिर जिन से बोलता है कि सच कहूँ तो योना और मैंने एक शर्त लगाया था, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड बच जाएंगे, और नोना उसके अपोजिट थी, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि मैं शर्त जीत गया। और अपने मन में सोचता कि और ये फैक्ट कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये तुम्हारे लिए था। फिर जिन से बोलता है कि आज के बाद तुम्हारा कोई भी पीछा किलर नहीं करेगा, अभी से सभी नेमलेस किलर जिसमें योना और मैं भी शामिल हूँ तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा। ये प्रॉमिस पूरे 10 साल तक निभाया जाएगा, जब तक तुम्हारे फैमिली से हम पर अटैक ना हो, जब तक ये डिसीजन वापस नहीं लिया जा सकता। जिन उसका बात सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है अपने मन में 10 साल, स्माइल देते हुए आगे अपने मन में बोलता है ये तो बहुत अच्छा बात है, जब मैं अपने सिबलिंग्स के साथ फाइट करूंगा तब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगा कि मेरे पीछे नेमलेस किलर पड़े होंगे। आगे आउल बोलता है कि जबकि तुम्हारे पास ड्रैगन सिल्वर क्लो है तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। जिन बोलता है कि आपका थैंक्स। तो आउल बोलता है कि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर अभी बात करने की जरूरत है। सिमिल में आने के बाद ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम उससे मिल रहे हो। और आउल वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी योना को देखते हैं, योना बोलती है कि छोटे। तभी सीन कट होता है, कोई बात कर रहा होता है कि एक रैंकेंडल का रिजर्व फ्रेगमेंस जिप्पल फैमिली और हेरन फैमिली के होने वाले पेट्रियस के साथ है। मैं श्योर हूँ कि सर जोसो को इसके बारे में कभी उम्मीद नहीं होगा। हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। एक बंदा बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा न्यूज है। एक और बंदा बोलता है कि मिस योना और रिजर्व फ्रेगमेंस के बीच में कुछ है, जबकि हम इस सिचुएशन को समझ गए हैं, हमारे पास बहुत जल्द ही क्लू होंगे। एक दूसरा बंदा बोलता है कि रिजर्व फ्रेगमेंस के खोज में किलर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन अननोन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाई लेवल का ट्रेनिंग है ये, और हमारा लिख कह रहा है कि अभी हम उस रिजर्व फ्रेगमेंस को नहीं मार सकते, इसलिए हमें अभी केयरफुल रहना चाहिए। सीन कट होता है योना की ओर। योना बोलते कि
छोटे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुमसे फाइट करने का, सच में एक्चुअली मैं तो तुम्हें ग्रो करवाना चाहती थी। जिन बोलता है तो तुमने मेरे पीछे दर्जनों किलर्स क्यों भेजवाए? योना बोलते कि वो मेरा इंटेंशन नहीं था। तभी अपने बगल में देखती है और बोलती है कि दैट्स राइट, जरा सोचो ये कौन है? ये तो जिप्पल फैमिली और डांटेन हारेन है। आई सी, ये सोचकर कि एक रैंकेंडल खुद को जिप्पल और हेरन फैमिली के साथ जोड़ेगा, तुम बहुत यूनिक हो। तो जिन बोलता है कि क्या ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि तुम उन्हें मार नहीं पाई? योना बोलते है कि हाँ, लेकिन सिल्वर ड्रैगन क्लॉ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बोलता है तब तुम प्रोबेबली फैमिली को इस फैक्ट के बारे में जरूर बताओगी। योना बोलते है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम मर भी सकते हो या तुम्हें चोट भी लग सकती है। जिन बोलता है कि लेकिन तुम्हारा मोटिव यही ना था। तो परेशान हो जाती है। अब बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जिन बोलता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरा पीछे किलर नहीं भेजती। जिन बोलता है कि योना मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ। तो योना बोलते है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। जिन बोलता है तो तुम मुझे टॉय जैसा समझती हो। वो जिन की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलते कि नहीं। योना को देखते हुए जिन भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि एल्डर सिस्टर। योना बोलते कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और योना रोने लगती है। जिन उसे देख के अपने मन में सोचता है कि उसका ऐसे रिएक्शन के साथ क्या है, क्या सच में वो मेरे साथ खेलना चाहती थी? फिर जिन बोलते कि योना क्या तुम रो रही हो? योना बोलते कि मुझे नहीं पता, ये बस अपने आप निकल रहे हैं। जिन बोलते कि क्या तुम बेस्ट किलर नहीं थी? मैं श्योर हूँ कि एक बेस्ट किलर को उसके इमोशन को काबू करना सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि वो अपने इमोशन को कैसे दबा सकते हैं। योना बोलती है रोते हुए कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ ट्रेनिंग नहीं मिला। जब मैं पहली बार नेमलेस में आई थी तो मेरी मदर उसने कहा कि तुम ऐसा किए बिना भी लोगों को मार सकती हो। जिन बोलता है कि क्या तुम नेमलेस में आने से पहले तुमने किसी को मारा था? और अपने मन में सोचता है कि मैं श्योर हूँ कि जब वो 12 साल की थी तब उसे यहाँ पर भेजा गया था। योना बोलते कि जब मैं 8 साल की थी तब मैं स्टॉर्म कैसल में रहती थी तो एक चचेरा भाई मुझे परेशान करता था तो इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसके बाद मेरे नैनी को जो मेरे देखभाल करती थी वो वहाँ से गायब हो गई। जब मैं स्टॉर्म कैसल के अंदर ईस्टर्न साइड गए तो वहाँ पर मेरे दूसरे सिबलिंग्स थे, लेकिन उनके साथ मुझे खाना खाने और ट्रेनिंग करने का मना किया गया था। और मैंने सोचा कि मुझे मेरे चचेरे भाई की मौत का पनिशमेंट दिया जा रहा है, लेकिन ये गलत था। मुझे जो मिशन मिलता था मैं उसे एक्सेप्ट करती थी और लोगों को मारती थी। जिन उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि वो एक किलर टैलेंट के साथ पैदा हुई थी, जिस कारण फादर ने उन्हें दूसरे सिबलिंग से दूर कर दिया, अपने दूसरे बच्चे को टाइम से मरने से पहले बचाने के रोकने के लिए। मतलब कि अगर वो टाइम से योना को दूर नहीं करते तो वो दूसरे सिबलिंग्स को भी सबको मार देते टाइम से पहले ही। तब योना हंसते हुए बोलते कि हाँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने सबसे छोटे के साथ इस तरह बात कर सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे जहाँ भी भेज दिया जाए, लेकिन यह शर्म की बात है कि मैं अब दूसरे सिबलिंग से नहीं मिल पाऊंगी। जिन अपने मन में सोचता है कि सच में वो नॉर्मल नहीं है, शायद वो किसी को मारने के बाद वो गिल्ट फील नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दूसरे इमोशन की कमी है। वो एक ऐसा ऑर्डर था जो दूसरे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए चॉइस किया गया था। बड़े गुस्से में बोलता है कि लेकिन क्या सच में अपनी ही बेटी को अपने से दूर रखना क्या सही डिसीजन था? योना उसके हाथ को देखती है और बोलती है कि छोटे, क्या तुम मुझसे हेट करते हो? जिन बोलता है नहीं, और आगे बोलता है कि क्या तुम्हें कभी भी नहीं सोचा कि ये अनफेयर है तुम्हारे साथ? जब तुम छोटी थी तब से ही तुम्हारे साथ किलर डॉल जैसा ट्रीट किया जाता था। योना बोलते है क्या ये सच में बुरा है? तो जिन बोलता है कि यह बुरा है। योना उसको देखती है, फिर उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और बोलता है कि वो ऐसा है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक किसी को मारा नहीं है। हाँ, जब तुम किलर के साथ फाइट कर रहे थे तब मैं तुम्हें देख रही थी कि तुमने किसी को भी जान से नहीं मारा था। मैं तो बस ऐसे ही पैदा हुई थी, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। जिन थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा कहना है कि मैं बस ऐसे ही पैदा हुई थी। बड़ी बहन योना, क्या शायद तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो? वो बोलते है कि नहीं। जिन बोलते है तो तुम्हारे पास वो क्या है? तो योना बोलते है कि तुम्हारा जानना अभी जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास भी सीक्रेट है ना? जिन अपने मन में सोचता है कि क्या वो शैडो एनर्जी के बारे में बात कर रही है। योना जिन से बोलती कि चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, जो तुम्हारे पास है मैं उससे सावधान हूँ। प्रॉपर रूप से तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुमसे डरता है। जैसे ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो वो मुझसे बता रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन तुम बस इतना समझ जाओ कि मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट जा रही हूँ, और इसके साथ ये मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो। जिन बोलता है कि हालांकि हमारे पास अभी कोई मेमोरीज नहीं है बातचीत का। योना बोलते है कि तब मैं तुम्हें धमकाऊंगी, मैं तुम पे फोर्स डालूंगी, इसके लिए अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिन बोलता है कि नॉर्मली तुम ऐसा करती हो तो लोग तुमसे अपने आप ही दूरी बनाने लगेंगे। योना बोलती है तो क्या मुझे तुम्हें 10,000 ऑफ इलेक्जर देना चाहिए? यही एकमात्र कारण है जो दूसरे सिबलिंग्स मुझे खोजने के लिए आते हैं। मुझे उस जैसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे ले लो। तभी जिन मना करते हुए बोलता है कि नहीं, भले तुम मुझे 10,000 ऑफ इलेक्जर दे दो, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। योना फिर गुस्सा करते हुए बोलती है तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो कि ताकि तुम मुझे पसंद करो, ताकि मैं
फाइनली अपने फैमिली के क्लोज आ सकूं। जिन बोलता है कि सिमिल के अंदर मूनलाइट काफी ब्राइट है। योना बोलते है कि हूँ। जिन हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि क्या हम टहलने चले, हम बातचीत करके अपना बॉन्ड बना सकते हैं। योना हैरान हो जाती है लेकिन फिर भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते है कि ठीक है। जिन सोचता है कि मुझे सोचने के टाइम की जरूरत है, मुझे इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए मेरी ये केयरलेस और पिटफुल बहन को। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म। मैं बता दूं कि इसके जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए थे, और जब भी इसके 3 या 4 चैप्टर रिलीज होंगे तब मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। तो तुम सब कमेंट में ये मत कहना कि नेक्स्ट वीडियो कल लाओ। तभी देखते हैं चांदनी रात में योना और जिन को। जिन बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है। योना कहती है जिन से, जबकि हम खेल रहे इसलिए मैंने कर्फ्यू लगा दिया है पूरे जगह पर, और वहाँ पर वो जगह जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम उस जगह को देखना चाहते हो? हालांकि वहाँ पर विजिटर का जाना मना है, लेकिन तुम मेरे भाई हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिन बोलता है क्यों नहीं। फिर वो दोनों जाते हैं और योना बोलते है कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, हम वहाँ ऊपर जाने वाले है। जिन बोलता है क्या वहाँ ऊपर? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो नोना बोलते है कि अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से धक्का नहीं दूंगी, मैं इतना फैमिली चीज नहीं करूंगी, और वैसे भी तुम उतने ऊपर से गिर भी जाओगे तब भी तुम नहीं मरोगे। हा मैं मजाक कर रहा था। फिर वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और अपने सामने देखते एक गार्डन को। जिन उसे देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने सामने देखता है और बोलता है कि ग्रीन रोज। योना बोलते है कि हाँ, यूजुअली इसे ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन रात में मूनलाइट के साथ वो काफी सुंदर चमकते हैं, और ये मेरे फेवरेट भी है। भले ही तुम इस पर पैर रख दो या तुम इन्हें पानी ना दो, ये इतने इजीली नहीं मरते हैं, लेकिन अगर ये मर भी जाते हैं तो उसके जगह पे नए फ्लावर्स निकल जाते हैं। तभी जिन थोड़ा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि नोना उसको फूल देते हुए बोलते हैं कि ये लो मेरी तरफ से एक प्रेजेंट। जिन उस ग्रीन रोज को देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये मेरा पहली बार नहीं है जो कि मुझे ग्रीन रोज प्रेजेंट में मिला है। मैंने इस लाइफ में कई बार ग्रीन रोज को रिसीव किया है, और मैं ये भूल गया था कि मेरे पिछले लाइफ में कोई इवेंट के टाइम मेरे रूम में किसी ने ग्रीन रोज को रख दिया था, डबल रोज वाला एक ब्रांच, उस दिन जब मेरे सिबलिंग्स ने मुझे परेशान किया था। कहते हैं जिनसे आई होप कि तुम्हें इससे बेटर फील होगा, तुम मरे नहीं और तुम्हारे माइंड आइज भी खुल गया है। जब मेरा हार्ड टाइम गुजर रहा था तो तब भी मेरे इनर पॉकेट में एक ग्रीन रोज था। फिर उस रोज को लेते हुए आगे कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरे साथ पहले से ही थी? योना से जिन कहता है कि ये देखने में काफी चार्मिंग लगता है। योना कहते हैं कि हाँ, मैं उन्हें देती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी जिन कहता है कि ओल्डर सिस्टर। तो योना कहते हैं कि हाँ। तो जिन कहता है कि क्या तुम कि वो कन्वर्जेशन जो हम नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ, चलो अब करें इसके बारे में। योना एक पल के लिए हैरान हो जाती है और बोलती है कि ठीक है। फिर वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं। जिन कहता है योना से, तो तुमने नेमलेस किलर को मारने का ट्राई किया? योना कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं 14 साल की थी तब मैंने किया था और मैं फेल हो गई। सर ऑल ने मुझे डांटा और कहा कि तुम अपने रिफ्लेक्शन के बारे में लिखो, तुम क्या क्या करती हो। मैंने अपने रिफ्लेक्शन को सुधार कर उन पर 2 बार और अटैक किया, लेकिन मैं दोनों बार फेल हो गई। जिन कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने तुम्हें डांटा था। योना कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं अभी उसे मारने का ट्राई करती हूँ तो मैं शायद सक्सेस हो जाऊंगी। जिन कहता है कि नेमलेस किलर के अगेंस्ट जाके उसे मारना है, जैसा कि मेरे बहन से एक्सपेक्ट था। योना कहते हैं कि एनीवेज वो सिल्वर ड्रैगन का क्लो जो कि तुमने दिया था, क्या तुम उसके बहुत क्लोज हो? जिन कहता कि हाँ। तभी योना कहती है कि ठीक है, मैं उसे मारने जा रही हूँ और उसकी सारी क्लो को निकाल के मैं उसका यूज करूंगी। जिन कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड के साथ अच्छे से बिहेव करो, वो तुम्हारे भी फ्रेंड बन सकते हैं। योना कहते कि हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। जिन सच में तुम मुझसे नहीं डरते हो? जिन को समझ में नहीं आता। योना कहते हैं कि ये मेरा पहली बार है जो मैं इस तरह किसी के साथ बात कर रही हूँ, सर ऑल और फादर के अलावा छोड़ के। जिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम किलर से ज्यादा एक फ्लावर आली बनना पसंद करती हो। योना बोलते है क्या एक फ्लावर आली, इसे क्या मतलब है तुम्हारा? जिन कहता कि अगर तुम मेरे टेरिटरी में फ्लावर शॉप खोलती हो तो मैं उन्हें खरीदने आऊंगा। योना कहते ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। जिन कहता कि ऑफकोर्स तुम अपने कस्टमर को नहीं मार सकती। जिन योना से कहता है कि लगता है अब मुझे नेमलेस किलर से मिलने जाना चाहिए। योना कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जिन कहता है कि बस इतना काफी। तभी योना कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है, मुझे भी आज अपने मिशन पे जाना है। जिन योना को देखता है जो कि उस माउंटेन क्लिप से जंप कर देती है और कहती है जिन से तो फिर हम मिलते हैं बाद में, सी यू लेटर। जिन योना को सिर्फ जाते हुए देखता है, फिर वो एक राहत की सांस लेता है। सभी सीन कट होता है, देखते हैं सर ऑल को, मतलब नेमलेस किलर को। वो कहता है तो तुम आ गए, ऐसा लगता है कि तुमने योना के साथ कुछ अच्छे बातचीत किया, और ये भी कि मैं तुम्हारे यहाँ कब से वेट कर रहा था। जिन कहता है नेमलेस किलर से मुझे माफ करना लेट से आने के लिए। नेमलेस किलर सिगार को बुझाते हुए जिन से कहता है कि खेल को स्टार्ट करने से पहले जो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मैंने उसे तैयार कर लिया है। हालांकि तुमने मेरा बात नहीं सुना। दोनों होने वाला पेट्रियस वो अभी भी जिंदा है, और यहाँ तक कि तुम्हें एक सिल्वर ड्रैगन का क्लो भी मिला। सब कुछ ठीक रहा, इसलिए ये रीजन काफी है तुम्हारी रिक्वेस्ट को सुनने के लिए। जिन कहता है नेमलेस किलर से मुझे नहीं पता था कि तुम सिगार भी
जीते हो। नेमलेस किलर बोलता है कि तुम कभी कभी आगे निकल जाते हो, तुम एरोगेंट बन रहे हो क्योंकि योना तुम्हारे साथ फ्रेंडली बन गई। जिन कहता है कि इसलिए मैं वहाँ से आ गया क्योंकि मैं आपके क्लोज रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव है कि तुम और मैं एक ही चीज चाहते हैं। कम से कम 5 साल, इतना टाइम कि सिस्टर योना को फैमिली में वापस जाने के लिए मैं देरी करवा सकता हूँ। नेमलेस हैरान हो जाता है। जिन कहता है कि मैं एक रीजन बनाऊंगा। नेमलेस बोलता है कि तुम जैसे सिर्फ एक रिजर्व फ्रेग्रेंस के लिए पॉसिबल भी है क्या? तुम जो कह रहे हो क्या तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? इन फुल कॉन्फिडेंट में बोलता है कि ऑफ कोर्स। नेमलेस किलर बोलता है कि और रीजन क्या होगा? जिन कहता है कि वो फ्लावर वाली बनना पसंद करती है। यह बात सुन के नेमलेस हैरान हो जाता है। जिन आगे नेमलेस किलर से बोलता है जैसे कि तुम जानते हो कि जिस पर्सन के पास बहुत सारे इमोशन होता है उसे किलर बनना शोभा नहीं देता, लेकिन वो दूसरों को कंपेयर में एसेसिन करने में ज्यादा टैलेंटेड है। जैसे ही योना फैमिली में जाएगी उसका यूज किया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो उन लोगों के पास रखे जो उसे समझते हैं, और मुझे लगता है कि रिटायर होने के बाद उसे फ्लावर शॉप खोलना चाहिए। ये उसके लिए अच्छा रहेगा और मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। नेमलेस किलर उसकी ऐसी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर शांत होते हुए बोलता है ठीक है, जबकि तुमने मुझे दोबारा से फेल कर दिया है तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान होगा। तो मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? तो जिन कहता है मुझे जब जरूरत होगी तो मैं बस तुमसे एक हेल्प चाहूंगा, जिन ग्रे के रूप में, जिन रंग कैंडल के रूप में नहीं। और मैं सिमिल को भी छोड़ दूंगा और दांते और बेराडिन को भी लेकर चला जाऊंगा ताकि तुम्हें और ज्यादा परेशानी ना हो। नेमलेस किंग बोलता है कि ठीक है, जल्दी से यहाँ से गायब हो जाओ। तभी सीन कट होता है। एक वीक बाद का देखते खान और कश्मीरी को जो कि कहीं जा रहे होते हैं। कश्मीरी अपने मन में सोचता है तो ये है ब्लैक सी, यहाँ पर बहुत ओमस ओरा है। तभी खान कश्मीरी से कहता है कि लो हम आ गए। कश्मीरी अपने सामने कुछ लोगों को देखता है। हम देखते हैं रंग कैंडल का पेट्रिया, चिरोन और आइस क्वीन। अरे यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी आइस क्वीन इसके साथ ही है। ये सीजन 1 में चिरोन से मिलने आई थी, लेकिन सीजन 2 निकल गया, अभी तक ये चिरोन के साथ ही है। वेल स्टोरी पर आते हैं। तभी आइस क्वीन कहती है ओह यहाँ पर मैरिड आदमी क्या कर रहा है? कश्मीरी अपने मन में सोचता है कि लग गए मेरे। आइस क्वीन अपने मन में सोचती है कि कश्मीरी और नेमलेस किलर वो यहाँ पर है तो उनके सामने मैं अपने बच्चों के एंगेजमेंट के बारे में बात नहीं कर सकती। लगता है कि ये जिन का शादी करवा के ही रहेगी। नेमलेस किलर अपने मन में सोचता है कि आइस क्वीन और गोस्ट शॉट मेरे लिए जिन और योना के बारे में यहाँ बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कश्मीरी अपने मन में सोचता है कि मैं श्योर हूँ कि टेलरिस वो एंगेजमेंट के बारे में बात करने यहाँ पर आई थी, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? तभी चिरोन कहता है कि कश्मीरी बैठो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था इसलिए मुझे माफ करना। अभी टेलरिस और ऑल वो अनवेलकम मेहमान है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और नीचे बैठ जाओ। मेरी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ऑल ये तो नेमलेस किलर का नाम है। क्या यंग मास्टर जिन को कुछ हुआ है? यंग मास्टर को सिमिल में जाए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन इतने टाइम में क्या हो गई? नेमलेस किलर बोलता है अपने चिरोन से तो आपके पास पहले से ही 2 अपॉइंटमेंट था। चिरोन उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कश्मीरी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ वाइन पीने के लिए बुलाया हूँ, लेकिन उन दोनों के चले जाने के बाद हम ऐसा करेंगे। आई होप कि तुम इसे समझ जाओगे। तो कश्मीरी बोलता है कि ऑफ कोर्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी चिरोन कहता है कि सर कश्मीरी क्या सबसे छोटा बच्चा अच्छा कर रहा है? कश्मीरी कहता है कि जिस टाइम मैं यहाँ आने के लिए निकला था यंग मास्टर जिन वो सिमिल के लिए निकल रहे थे। इसका रीजन पॉइजन और असैसिनेट को ट्रेनिंग करना था। आइस क्वीन उनकी बातें सुन के अपने मन में सोचती है कि वो ऐसी जगह क्यों चला जाता है जहाँ पर सिर्फ खतरा रहता है। अगर वो मर गया तो मेरे बेटी का क्या होगा? तभी नेमलेस किंग बोलता है कि सच कहूँ तो मैं इसी के बारे में बात करने आया हूँ। हालांकि कुछ ये ऐसा नहीं है जिसे मैं आइस क्वीन और गोस्ट शॉट के सामने इसे बताऊं। चिरोन कहता है कि बस कहो आइस क्वीन मेरे फ्रेंड में से एक है जो मेरे क्लोज है, और रहा गोस्ट शॉट की बात उसका मुंह बंद ही रहता है। नेमलेस किंग बोलता है कि तब ठीक है। वो सिमिल में जितनी सारी बातें होती है वो सारी चिरोन को बता देता है और चिरोन हंसते लगता है और बोलता है कि हा 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 सिल्वर ड्रैगन का क्लो कितना मजेदार है कि तुम उसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। थोड़ा सीरियस हो जाता है और नेमलेस किंग से बोलता है कि ठीक है, तब मुझे बताओ कि तुमने सबसे छोटे बच्चे का क्या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया? नेमलेस किंग बोलता है कि जो सिमिल के अंदर आए थे उनका रिकॉर्ड क्लियर करने को कहा। साफ शब्द में कहूँ तो जिन ग्रे, जिन और रंग कैंडल के बारे में अपने मेमोरी से भी मिटा दो। तभी सीन कट होता है। देखते एक रंग कैंडल का नाइट को जो कि उसके पीछे से एक अटैक आकर लगता है और उसका गेम वहीं बच जाता है और एक रंग कैंडल के नाइट मरने लगते हैं। एक नाइट बोलता है कि अटैक कहाँ से आ रहा है, दूसरा नाइट बोलता है कि वो बस एक किलर है, स्क्वाड लीडर, और तभी वो लीडर भी मारा जाता है। एक नाइट गुस्से में बोलता है कि इसका क्या मतलब है, क्या नेमलेस किलर वो रंग कैंडल फैमिली से नहीं डरती? मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हम लोग अगले होने वाले रंग कैंडल पेट्रियस के आदमी है। तभी उसके पीछे से एक किलर आता है और उसका सर वहीं पर उड़ा देता है। हमें देखा जाता है कि उसके पास वहाँ पर बहुत सारे किलर रहते हैं जो कि सारे रंग कैंडल के नाइट को वहीं पर लुढ़का देते हैं। नेमलेस किलर आगे बोलता है चिरोन से, हमने उन सभी नाइट को मार दिया जो रिजर्व फ्रेग्रेंस का पीछा कर रहे थे। सबसे छोटे रिजर्व फ्रेग्रेंस ने उन्हें नोटिस किया और हमें ऐसा करने को कहा। चिरोन कहता है नेमलेस किलर से, तो तुम्हें इसकी चिंता है कि मैं इसे तुम्हें पे करने को कहूंगा? नेमलेस किलर बोलता है कि वेल हाँ, कहना तो एम्बैरेसिंग है क्योंकि ये एक नाइट का छोटा ग्रुप था
तभी चिरोन एक स्माइल देता है और बोलता है कि हाँ 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 ऐसा है क्या। ऐसा लगता है कि उस छोटे बच्चे के पास कुछ अच्छी एबिलिटी आ गई है। फिर नेमलेस किलर से अपना चिरोन बोलता है कि चिंता मत करो, अगर तुमने हजारों लोगों को भी मार दिया होता तभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेमलेस किंग बोलता है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप समझते हैं कि आपका जूनियर कैसा फील करता है, लेकिन सर चिरोन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन मैं इनके सामने नहीं कह सकता। चिरोन कहता है कि वो क्या है। फिर नेमलेस किलर एक पॉकेट से अपना कुछ नोट निकालता है और बोलता है कि ये आप रीड करें इसे। चिरोन उस नोट को ले लेता है। नेमलेस किंग बोलता है कि मुझे लगता है कि सबसे छोटे रिजर्व फ्रेगमेंस ने सिमल को छोड़ने से पहले उन्होंने वहाँ पर कुछ छोड़ा था। वेल ये कुछ ऐसा नहीं जो मैं आइस क्वीन और गोस्ट के सामने बताऊं। चिरोन उस नोट को पढ़ने लगता है। तभी अचानक सीन कट होता है और देखते हैं वेराडिन और दांते को जो कि अभी भी सो रहे होते हैं। उनके पास जिन आता है और बोलता है कि दुनिया को परवाह किए बिना ये अभी भी सो रहे हैं। मैंने सोचा कि नेमलेस किलर से मिलने से पहले मैं अपना स्वॉर्ड ले लूं, लेकिन इन दोनों को देखो जो कि गधे की तरह सो रहे हैं। लगता है कि मेडिसिन का असर कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर दिया। वेल जो भी हो तुम अच्छे से सो क्योंकि तुम हेल्थ से गुजरे हो। तभी जिन को अपने पैकेट से कुछ फील होता है, उसे निकालता है। उसको एक लेटर और एक टेस्ट ट्यूब मिलता है। उस लेटर को खोल के देखता है। वो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या नहीं हो सकता। उस लेटर में लिखा हुआ रहता है, हेलो जिन मेरे छोटे भाई, ये 10,000 पॉइजन इलेक्जर है। अगर तुम इसे पीते हो तुम्हारी माइंड आके और भी ज्यादा खुल जाएगी और दूसरे किलर्स तुम्हें आसानी से नहीं मार पाएंगे और यहाँ तक कि मेरे लिए भी हार्ड होगा। और जब टाइम आगे आएगा तो मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट भी नहीं दे पाऊंगी। ये कितना शर्म की बात है ना। वेल हम लोग अगली बार मिलेंगे, केयरफुल रहना और तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से हैप्पी बर्थडे। जिन हैरान हो जाता है और बोलता है कि हाँ जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं इसके बारे में भूल गया था, हालांकि अभी भी कुछ टाइम है इसे आने में, लेकिन मेरे पास भी ये कुछ है तुम्हें गिफ्ट में देने के लिए। फिर वो अपना पेन निकालता है और कुछ लिखने लगता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि जबकि योना ने मुझे 10,000 ऑफ इलेक्जर दे दिया है तो इसलिए प्लीज मेरे फादर से सीक्रेटली नेमलेस किंग के बारे में बात करो। यह वैल्यूएबल है 10,000 ऑफ इलेक्जर के बराबर, इसलिए सिस्टर योना के वापसी में देर करने के लिए इनफ होगा। देखो यहाँ पर प्रॉपर ही नहीं बताया गया है कि 10,000 ऑफ इलेक्जर के इक्वली क्या है, बस इतना समझो कि योना रेंकेंडल फैमिली में उसे वापस जाने में और भी ज्यादा देर होगा। जिन आगे लेटर में कहता है कि हालांकि ये थोड़ा मेथड सही नहीं है लेकिन फिर भी मैंने अपना प्रॉमिस निभाया और मुझे विश्वास है कि तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओगे। वो लेटर में सारी बात चिरोन पढ़ रहा होता है। फिर वो नेमलेस किंग से बोलता है कि क्या ये सच है। नेमलेस किंग बोलता है कि हाँ अगर योना अपना दिमाग लगाती है तो उसे मुझे खोजने में भी काफी मुश्किल होता है। एक छोटे नोट के अलावा मेरे पीठ में छुरा घोपा गया है। तभी उसकी बात सुन के चिरोन जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। चिरोन बोलता है नेमलेस किंग से तुम उस बच्चे के प्लान में फंस गए, उससे आगे होके मुझे मत बताओ कि यह तुम दोनों का प्लान है क्योंकि तुम योना को रखना चाहते हो। नेमलेस किंग बोलता है कि काश ऐसा ही होता। चिरोन कहता है आगे ऐसा नहीं है कि तुम ही इसको फील किया है, मैंने भी ऐसा किया है। मैं तुम्हें जल्द ही एक ऑफिशियल लेटर भेजूंगा इनविटेशन का गार्डन ऑफ सोर्ड का विजिट करने के लिए, इस मैटर को डिस्कस करने के लिए। फिर चिरोन कश्मीरी से कहता है कि कश्मीरी मैं बहुत क्यूरियस हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। कश्मीरी कहता है कि हाँ ये किडाट हॉल आर्च मैच के डेट के बारे में है। मैं ये बताने आया हूँ कि इन सभी के पीछे यंग मास्टर जिन का हाथ था। कश्मीरी की बात सुन के नेमलेस किंग और आइस क्वीन दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर चिरोन अपना वाइन निकालते हुए बोलता है कि बिन बुलाए मेहमान यहाँ से चले जाओ, अब मुझे गोस्ट सोर्ड के साथ ड्रिंक करना है। नेमलेस किलर बोलता है कि अब आपका जूनियर अब छुट्टी चाहता है। आइस क्वीन बोलती है मैं यहाँ रुक सकती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ है ना। चिरोन बोलते हैं कि नहीं तुम भी जाओ। तो वो बोलते हैं सीरियसली मैं ये रूमर्स फैला दूंगी कि तुम्हारा बेटा और मेरे बेटी का बॉयफ्रेंड वो कितना पावरफुल है। चिरोन सीरियस होते हुए बोलता है कि बकवास बातें करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और जिन भी यही सेम बात बोलता है। वेराडिन और डांते को दोनों बोलते हैं कि नहीं। वेराडिन जिन से बोलता है कि जब हमने तुम्हें खोजा था हम काफी थके हुए थे और तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही चले जाए, नहीं हम लोग कुछ टाइम तक और तुम्हारे साथ रहेंगे। डांतन भी बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है। जिन चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा करना बंद करो, क्या तुम दोनों होने वाले अगले पेट्रेज नहीं हो, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। वेराडिन चिल्लाते हुए बोलता है क्या जब मैं पेट्रेज बनूंगा मैं और भी ज्यादा बिजी हो जाऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे अब नहीं मिल पाऊंगा ज्यादा और यहाँ तक कि हमारे फैमिली के बीच में ब्लडी बैटल भी चल रहा है। जिन कहता है वेराडिन से तुम्हें सबसे पहले जाके अपने फैमिली का पेट्रेज बनना चाहिए। वेराडिन दांते को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे उसके बारे में चिंता मत करो और दांते के दादा पर्सनली रूप से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जिन उनसे कहता है कि देखो तुम दोनों बिजी ना हो लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। वेराडिन बात पलटते हुए बोलता है कि डेट्स राइट की डाट होल्ड कुछ टाइम पहले ही मारा गया था। जिन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं उसके पीछे नहीं हूँ। दांते कहता है कि तुम अभी भी हमारे साथ अजनबियों जैसे एक्ट कर रहे हो, क्या तुम ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हो। जब तुम एक फ्रेग्रेंस बन जाओगे तो क्या हमारा बिताया गया टाइम और भी कम नहीं हो जाएगा। दांते बोलता है कि जैसा कि वेराडिन ने कहा कि जब हम पेट्रियाज बन जाएंगे तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं देख पाऊंगा। जिन वेराडिन बोलता है तो वो टाइम आने से पहले क्यों ना हमें एंजॉय करना चाहिए। तुम्हें एक फ्रेग्रेंस बनने के लिए तुम्हें रेपुटेशन की जरूरत है और तुमने कहा कि तुम्हारा हाथ की डाट हॉल के पीछे नहीं था, इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमारे साथ ट्रेवल करो, हम तुम्हारे रेपुटेशन बनाने में हेल्प करेंगे। दांते वेराडिन से बोलता है कि हम कैसे हेल्प करेंगे। तो वेराडिन बोलता है कि हम सबसे टॉप
टॉप नॉच क्रिमिनल को पकड़ेंगे। बेराडिन कहता है द किंग ऑफ मैमथ जैक लो, वेस्ट बेमेंट का पागल कुत्ता, वो करेंटली डार्क मैजिशियन के रिबल में एक्टिव है, और विथ लॉक, वेन क्लियर और सिफोन नाइट और रेड गार्ड पेंथर, ये सब बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल है, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। उनकी बात को बीच में रोकते हुए बोलता है कि बस करो, क्या तुम हम तीनों को सजेस्ट कर रहे हो एक एडवेंचर पे जाने के लिए? ये इम्पॉसिबल है। बेराडिन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो एक एडवेंचर पे, वो भी फ्रेंड के रूप में। और बेराडिन और दांते अपने अपने गिलास को आगे बढ़ाते हैं। तभी जिन भी अपने गिलास को देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये कितना रेडिकुलस है। तभी सीन कट होता है, देखते हैं जिन को, जो कि अचानक से सो के उठता है और अपने मन में सोचता है कि वेट, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं श्योर हूँ कि जब बेराडिन के साथ में ड्रिंक कर रहा था उसकी वजह से मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। उस बार में सोचता है, देखते दांते बोलता है कि चलो एक एडवेंचर पे चले। बेराडिन बोलता है कि मुझे घर नहीं जाना। जिन आगे कहता है कि वो दोनों बेमेंट जा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें टेलीपोर्टेशन गेट तक छोड़ दिया था और मैं टिकन के लिए निकल गया था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मेरी बॉडी इतनी रिफ्रेश फील क्यों कर रहा है। तभी देखते जिन के बगल में एनिया रहती है। एनिया बोलते है कि यंग मास्टर जिन, तो आप फाइनली उठ गए। जिन बोलता है कि मिस एनिया। फिर आनिया जिन से बोलते हैं कि आपका बॉडी कैसा है, क्या आपने 10,000 पॉइजन ऑफ एलेक्जर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। जिन हैरान हो जाता है और कहता है क्या 10,000 ऑफ पॉइजन एलेक्जर। तभी उसे वो बात याद आती है जब वो टिकन आया था तब उसने वो 10,000 ऑफ पॉइजन एलेक्जर पी लिया था। फिर उस आनिया से पूछता है कि क्या मैं उसे पीने के बाद बेहोश हो गया था। एनिया बोलते हैं कि और मुझे लग रहा था कि आप सच में मर गए थे, लेकिन आप बेहोश हो गए थे और कुछ ही टाइम बाद आपका बॉडी का कलर बदलने लगा था और ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होते रहा। लेकिन अभी भी देख के मैं बता सकता हूँ अभी भी आप कूल है। देखो इस हवसी को, कैसे इसके मुंह से पानी निकल रहा है, लग रहा है कि ये जिन को आज ही खा जाएगी। तभी पीछे से मिस क्वांटिला आती है। एनिया हैरान हो जाती है। मिस क्वांटिला जिन से बोलती है तो फाइनली जिन रंग कैंडल तुम उठ गए। जिन कहता है मिस क्वांटिला मैं कितने देर तक बेहोश था। क्वांटिला बोलते है कि 5 दिनों तक। यूजुअली जब कोई 10,000 ऑफ पॉइजन एलेक्जर पीता है तो वो कम से कम 1 महीने तक बेहोश रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रंग कैंडल के फिजिक बॉडी के कारण तुम बहुत जल्दी उठ गए। जिन कहता है कि मुझे रिलीफ हुआ कि मैं जल्दी उठ गया। वेल जब मैं सो रहा था तो क्या कुछ उस टाइम हुआ था? क्वांटिला बोलते है कि नहीं कुछ खास नहीं, बस कश्मीरी वापस लौट आया। तभी एनिया बोलते है कि मिस गिल्ली वो कुछ मोमेंट के लिए रंग कैंडल फैमिली में गई है। कहा कि उसे बहुत अर्जेंट में बुलाया गया है, इसलिए सुबह का टाइम में वो टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करते हुए रंग कैंडल चली गई। जिन कहता है क्या मैं नाउस्ता आने कहते कि हाँ, वो उसने कहा कि वो बहुत जल्दी आ जाएगी। वेल जबकि अब जाग गए हैं तो ठीक है मैं जाके दूसरे को बता देती हूँ। सीन कट होता है, देखते एक पोर्ट को जिसमें पर्पल कलर का कुछ लिक्विड टाइप रहता है। जिन कहते हैं मॉर्गन से तुम चाहते हो कि मैं इसे पीऊं। मॉर्गन कहता है कि ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसे ड्रिंक के रूप में सोचो और इसे पी जाओ। जिन कहता है कि ठीक है। फिर उस पोर्ट को लेता है और उसमें जितना भी लिक्विड था वो सारे का सारा पी जाता है। क्वांटिला बोलते है ये क्या था। मॉर्गन बोलता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिन कहता है कि मेरा पेट थोड़ा गर्म फील हो रहा है, लेकिन ये क्या था। मॉर्गन कहता है कि ये एक पॉइजन था जिसे मैंने ब्लैक मार्केट से मंगाया था। ये एक लिथल पॉइजन है जो किसी भी पर्सन को तुरंत ही मार देगा, जो 7 स्टार या उससे ज्यादा है। जिन गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे उठे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुमने मुझे पॉइजन पिला दिया। मिस क्वांटिला कहते हैं कि ये एक मॉर्गन का स्टूपिड भरा काम था, लेकिन एक बात साफ है 10,000 ऑफ पॉइजन एलेक्जर अगर तुम्हारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, कांग्रेचुलेशन, ऐसा वर्ल्ड में अब कोई पॉइजन नहीं बचा है जो तुम्हें मार पाए। तो ठीक है, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। जिन कहता है कि जैसा कि मैंने मिस क्वांटिला से प्रॉमिस किया था कि मैं मिस एनिया के ट्रेनिंग में हेल्प करूंगा। क्वांटिला कहते हैं कि एनिया वो ट्रेनिंग में अच्छा कर रही है, लेकिन वो थ्योरी में ही अच्छा कर रही है, लेकिन उसने प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया। अगर उसे अपने ओपोनेंट को पकड़ना हो तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिन कहता है कि क्या मिस एनिया को सच में ऐसा काम करने की जरूरत है। क्वांटिला जिन से कहते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जिन रैंक कैंडल वो तुम्हारा एक कॉमरेड है, जब तुम फ्यूचर में अपने सिबलिंग के साथ फाइट करोगे तो इसका साफ मतलब है कि हम भी इसमें तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तुम्हारा मतलब ये है कि एनिया को टाइम आने से पहले उसको फाइट की जरूरत नहीं है। जिन अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि वो डांट रही है, लेकिन वो मिस एनिया को रास्ता दिखाना चाहती है सर्वाइव करने का। हम देखते हैं कि एनिया उनकी बातें सुन रही होती है। तभी मिस क्वांटिला जिन से बोलती है कि एनिया को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम उसे अपना कॉमरेड कह पाओ। जिन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। मैं कुछ मैजिशियन के साथ फाइट करने का प्लान बना रहा हूँ और इसी मौके का यूज करते हुए मैं उसे कुछ काउंटर फॉलो की मैजिक सिखाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मिस एनिया को भी खुद से कुछ अच्छा करना होगा। तभी आनिया गेट खोलते हुए आती है और बोलती है कि यंग मास्टर जिन और मैं अकेले, क्या ये एक डेट नहीं है, और वो काफी खुश हो जाती है। जिन कहता
कहता है कि मैं तुम्हें अपना मिनियन बनने को नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज तुम भी अपना पूरा कोशिश करना। तभी सीन कट होता है, देखते हैं गार्डन ऑफ सोर्ड को और कोई बोलता है कि सीमिल में अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो जोशुआ। हम देखते हैं कि रैंक कैंडल का पैट्रियज रहता है जो जोशुआ के पास आया हुआ रहता है। जोशुआ कुछ नहीं बोलता। हम देखते हैं कि वहाँ पर नेमलेस किंग और एथी अपना गिली भी रहती है। तभी पैट्रियज आगे बोलता है जोशुआ से, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम्हारे वजह से योना को यहाँ आने में और भी देर लगेगी। जोशुआ तो पहले शांत रहता है, फिर वो बोलता है कि मैंने ये फैमिली के लिए किया। तभी देखते हैं पैट्रियज जो कि जोशुआ के गालों के ऊपर एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ देता है। इसके कारण जोशुआ पूरी तरह से हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी पैट्रियज कहता है, बड़ी बैडस में तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से सीधा खड़ा हो जोशुआ। और इसी के साथ वीडियो खत्म। आई थिंक मुझे लगता है कि इसकी अगली चैप्टर और भी बवाल होने वाली है, लेकिन जब भी इसके और भी 2 या 3 चैप्टर रिलीज होंगे तब मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जोशुआ को देखते हैं जो कि खड़ा रहता है और उसके फादर आइमिंग चिरोन उसके गालों पर एक झप देते हैं और उसके गालों ऊपर बहुत सारे चाटे मारते हैं। जोशुआ के गालों पे इतने चाटे पड़ते हैं जो गिनना भी मुश्किल हो जाता है और गिली और नेमलेस किलर उसे देख रहे होते हैं। मैं फिलहाल इसको पैट्रियज कहूंगा। पैट्रियज कहता है जोशुआ से, अपना ब्लैक आर्मर निकाल, तू उसका पहनने का लायक नहीं है। जोशुआ अपने फादर की बात सुनकर अपने शर्ट का बटन खोलता है और वो ब्लैक आर्मर निकाल देता है। हम देखते हैं उस ब्लैक आर्मर को जो कि पूरी तरह से ब्लैक रहता है। पैट्रियज कहता है कि एक अमीना जो कि इस फैमिली का सेकंड फ्रेगरेंस है, तू सबसे छोटे लड़के से जो कि एक रिजर्व फ्रेगरेंस है, तू उससे हार गया। और मैं श्योर हूँ कि मैंने तुझे कहा था कि दूसरे सिबलिंग के साथ केयरफुल रहना, लेकिन जो तूने किया वो क्या था। तो जोशुआ कहता है कि योना, आपने कहा था कि योना को मत छूना। उतने में पैट्रियज जोशुआ के पेट में एक जबरदस्त पांच मारते हैं। इसके कारण जोशुआ की हालत खराब हो जाती है और वो अपने घुटने टेक देता है। नेमलेस किलर अपने मन में सोचता है, उन्हें देखते हुए भले ये देखने में लगता है कि ये मीटिंग होने वाले पैट्रियज जोशुआ के लिए था, लेकिन ये एक वार्निंग है जो सर चिरोन मुझे भी दे रहे हैं। अगर योना के साथ ये दोबारा कुछ ऐसा होता है, भले वो रैंक कैंडल के होने वाले अगले पैट्रियज क्यों ना हो, जोशुआ और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो कोई नहीं बचेगा। तभी पैट्रियज जोशुआ से कहता है कि आई नो कि तुमने मेरे अगेंस्ट जाने का प्लानिंग नहीं बनाया था, और वो रीजन ये आर्मर जो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे 17th बर्थडे पर तुम्हें दिया था वो है डरपोक, तुम एक कार्वर्ड हो। मेरी बात ध्यान से सुनो जोशुआ, जिस दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब मैं ब्लैक सी में रहूंगा, तब वो दिन होगा जब मैं तुम्हारे फ्रेगरेंस की रैंक को छीन लूंगा। अब निकल जाए यहाँ से। तो जोशुआ जैसे तैसे खड़ा होने का कोशिश करता है, बट वहाँ पर 2 नाइट आते हैं और जोशुआ को टिका के उस रूम से लेके जाने लगते हैं। तभी देखते उस रूम के बाहर किसी बंदे को, जो कि बंदा नहीं बंदी रहती है, और ये रहती है मारिया, आई थिंक इसका नाम मेरी रहती है, और वो हंसने लगती है। तो जोशुआ उसकी हंसी सुन लेता है और बड़ी गुस्से में चला जाता है। गिली की ओर देखते हैं। पैट्रियज कहता है कि गिली, तो गिली कहती है कि हाँ सर। पैट्रियज कहता है कि क्या सबसे छोटा अच्छा कर रहा है। तो गिली कहते हैं कि हाँ, वो कुछ दिन पहले ही सिमिल से वापस आए थे, उन्होंने 10,000 पॉइजन ऑफ इलेक्जर को पिया और वो रेस्ट कर रहे हैं। पैट्रियज कहते हैं कि ठीक है, लो इसे छोटे को दे देना। गिली हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि ब्लैक आर्मर गिली को दे रहा होता है जिन को देने के लिए, और आगे पैट्रियज कहता है कि और जो यहाँ पर कुछ हुआ ये मेक श्योर करना कि तुम उसे छोटे के साथ शेयर करो, यही रीजन था कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। गिली कहते हैं कि यस सर, मैं यंग मास्टर जिन को सब कुछ बता दूंगी। सीन कट होता है, देखते हैं जिन को। जिन कहता है कि क्या वहाँ पर नेमलेस किलर भी था? नहीं, ये इससे भी इंपॉर्टेंट बात, तुमने कहा कि फादर पर्सनली जोशुआ को पनिशमेंट दिए। गिली एक्साइटमेंट से कहते हैं कि हाँ, लास्ट वाला अपर कट था, ये थोड़ा वायलेंट था लेकिन ये रिफ्रेशिंग था, ये सच में इनक्रेडिबल था, और यहाँ तक कि आपको ब्लैक मेटल का आर्मर भी मिला। इन उस आर्मर को देखते हुए कहता है कि 30 साल पहले एक ग्रेट ब्लैक स्मिथ था जो कि उसी ने इस ब्लैक मेटल आर्मर को बनाया था। अगर फादर ने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक होमवर्क है। गिली हैरान हो जाती है और कहती है क्या एक होमवर्क? जिन कहता है कि हाँ, वो चाहता है कि मैं जोशुआ से अलग हो जाऊं, और जबकि मैं एक रिजर्व फ्रेगरेंस हूँ, मुझे नीड है वापस आने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद। इतना ही नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये सर आउल के लिए भी एक वार्निंग है। बोलना चाहते होंगे कि मेरे साथ दोबारा बात करने के लिए, आई मीन नेगोशिएशन करने के लिए सिस्टर योना का यूज मत करना। अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो वो होने वाले पैट्रियज को भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेमलेस पर्सन वो उसे कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अपने मन में कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी एक वार्निंग था। फिर योना के बारे में सोचता है। योना कहती है कि तुम्हारे पास भी कुछ सीक्रेट है। आई नो कि सिस्टर योना और भी कुछ बातें छिपा रही है। आई नो कि तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पैट्रियज का सीधा कहने का मतलब है कि तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन योना को बीच में लेके मत आओ। तभी गिली कहती है जिन से, यंग मास्टर, मैंने सुना है कि आपने डिसीजन ले लिया है कि आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा। जिन कहता है कि हाँ, मैंने मैजिक वाली जगह पर जाने का प्लान किया है। मेरा डार्क मैजिक एसोसिएशन के रिवेलियंस को खत्म करने का प्लान है। गिली कहते हैं कि डार्क मैजिक एसोसिएशन, वो ग्रुप मैंने सुना है कि 200 साल पहले उसे खत्म कर दिया गया था।
जिन कहता है कि हाँ, हालांकि उसमें ज्यादा मेंबर्स नहीं थे लेकिन अभी भी कुछ मेंबर्स बचे हैं और इसमें हमारी मिस एनिया भी हेल्प करेगी और मैं अपने काउंटर मैजिक के और भी अच्छे से सीख पाऊंगा, यही मेरा अच्छा चांस होगा। गिली कहते हैं कि वो जगह का लोकेशन, तो जिन कहता है कि वो जगह का लोकेशन है बेमेंट साउथर्न रीजन में। फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो दो अनजान हुडी पहन के चल रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है ये जगह पे आके पुरानी यादें ताजा हो गई, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी बेमेंट वापस आऊंगी, तो अब हम क्या करेंगे यंग मास्टर। उतने में एक दूसरा बंदा उस दूसरे बंदे का मुंह को पकड़ता है और उसके गली में खिसका के लेके चला जाता है। वो बंदे बोलते हैं कि आप ये क्या करें यंग मास्टर अचानक से। वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुम भूल गए हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है। हम उस दूसरे बंदे के फेस को देखते हैं जो कि जिन रहता है। जिन कहता है कि प्लीज क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि हमें अपना रियल नाम नहीं लेना है मिस आनिया। आनिया जिन को ऐसा करते हुए देख के उसका शकल भी थोड़ा लाल पड़ जाता है और कहते हैं कि वो हाँ आपने ठीक कहा था, और वो लाल पीले होकर गिर जाती है नीचे। आनिया जो कि इतना एम्बेरस हो जाती है जो कि उसकी नाक से भी ब्लड निकलने लगते हैं। जिन बताता है डार्क मैजिक एसोसिएशन वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 200 साल पहले वो अपनी पीक तक पहुंच गया था। जैसे कि नाम से पता चलता है वो किसका पूजा करते थे, अंधेरी दुनिया को। वो इतने ताकतवर थे जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल देते तो पूरा एक स्टेट हिल जाता। और वो पर्सन डार्क मैजिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया था वो था रायन जिम्पल। पहली और लास्ट बार उस वुमेन ने एनालेशन 1000 फायर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था उन्हें खत्म करने के लिए, और यहाँ तक कि उसने डार्क मैजिक एसोसिएशन के लीडर को भी मार दिया। रियल जिम्पल वो सोल्ड्रेट का पिछला कॉन्ट्रैक्टर भी था और मेरे पिछले लाइफ में सोल्ड्रेट मुझसे चाहता था कि मैं उसके नक्शे कदम पे चलूं। सोल्ड्रेट कहता है कि जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो हम जाएंगे रियल जिम्पल से मिलने। हालांकि सिर्फ ये तभी हो सकता है जब तुम उसके पीछे छोड़े गए टेस्ट को पास कर लोगे। एजेंट में आ जाते हैं और एनिया कहती है कि यंग मास्टर नहीं ब्रदर। जिन मिस एनिया की तरफ देखता है तो एनिया कहते हैं डार्क मैजिक एसोसिएशन के जो बाकी के लोग बच्चे वो काफी बुरे हैं। ये रूमर्स मैंने सुना है कि वो लोग बच्चे को भी किडनैप करते हैं। लेकिन इससे भी एक उल्टा क्वेश्चन है, क्या ये जगह सच में बेमेंट ही है? यहाँ के सभी लोगों का एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि मानो कि वो सभी गायब हो गए हैं। ये शायद जरूर उन नोबल के कारण होगा। आपको तो ये अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आप भी कैपिटल में रहते हो। बाहर से देशों के पास बेमेंट में उतना रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए बेमेंट के अंदर क्रिमिनल आंख बंद करके अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जिन कहते हैं कि क्रिमिनल्स और विक्टिम वो चीज का यूज करते हैं जो उसका यूज वो करना अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है कि बेमेंट डार्क मैजिक एसोसिएशन को क्यों नहीं खत्म कर पा रही है। उनके पास इनफ पावर रिसोर्सेज नहीं है और वो दूसरे के भरोसे है। शायद उन्होंने जरूर एकेडमी से हेल्प मांगा होगा डार्क मैजिक एसोसिएशन को खत्म करने का। एनिया कहते क्या एकेडमी? आपका कहने का मतलब है कि एकेडमी यहाँ आ रही है? तभी एक आवाज आती है कि एकेडमी के लोग यहाँ पर आ गए। एनिया हैरान हो जाती है और कहती है क्या एकेडमी के लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए? दूसरा कोई बोल रहा था कि यहाँ के एकेडमी के लोग आए हैं, यहाँ पर नोबल्स आए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक कैरेज को जो कि तेजी से आते हुए एक जगह पर रुकता है और उस कैरेज में से एक बंदा निकलता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि एकेडमी के लोग रहते हैं। दूसरे लोग खुश हो जाते हैं और बात करते हैं कि वो लोग मेज है, फाइनली हमारा हेल्प करने के लिए कैपिटल ने मेज को भेज दिया। जीन अपने मन में कहता है कि वो तो मेरे एक्सपेक्टेशन से जल्दी आ गए, मुझे शायद उन्हें अभी अवॉइड करने की जरूरत है। वहाँ के लोग बात करने लगता है कि अब डार्क मैजिक एसोसिएशन वो अब खत्म हो जाएगा, वो सभी मरने वाले हैं। हिपी फूर रहे मैजिशियन यहाँ पर आ गए। जिन उन सभी मैजिशियन को देखता है और कहता है कि वो सभी यहाँ मरने वाले हैं। एनिया को समझ में नहीं आता। जिन आगे कहता है कि उनके लिए डार्क मैजिक एसोसिएशन को खत्म करना इम्पॉसिबल है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है खाने का सीन और कोई बोलता है कि क्या भाई आपने इतने महंगे खाने का ऑर्डर क्यों दिया? दूसरा बंदा बोलता है कि ऑस्टेन हमारे कंपेनियन हमारे ही जितना वेल्दी है। वो दूसरा कहता है कि लेकिन मैं नहीं हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि अपना जिन अपने एनिया रहती है और एनिया का नाम ही ऑस्टेन रहता है। जिन कहते हैं कि ठीक है तुम टिकन सेंट्रल बैंक या कॉन्टिनेंट स्टील ड्रैगन बैंक या वेंकिटा इंटरनल स्टोर रूम, इन सभी बैंक में से एक चुनो और अपना पर्सनल अकाउंट खोलो और मैं तुम्हें कुछ पॉकेट मनी दूंगा ताकि तुम कुछ पैसा सेव कर पाओ। एनिया हैरान हो जाती है और कहते हैं कि थैंक यू भाई, और अपने मन में सोचते हैं कि यंग मास्टर सच में कूल है। फिर आनिया जिन से कहते हैं कि यंग मास्टर जिन आपने जो पहले कहा था मैं इसका मतलब समझी नहीं। आपने कहा था कि वो सारे मैजिशियन यानी वो कैडेट वो मर जाएंगे। जिन कहते कि हाँ ये सच है, वो सारे कैडेट जवान और कमजोर है। आनिया कहते कि लेकिन उन्हें तो हाई लेवल मैजिक का ट्रेनिंग मिला है, वो शायद कम से कम 4 स्टार के मैजिशियन होंगे। जिन कहते कि ऑफकोर्स यही रीजन है डार्क मैजिक एसोसिएशन वो कमीने हैं जो कि अपने डेथ और लाइफ को भी जिया है और उनके पास बहुत सी एक्सपीरियंस है। लेकिन दूसरी तरफ वो सारे कैडेट जिसके पास रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी नहीं है वो उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। 7 कलर के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनका ग्रुप में टोटल 50 लोग बचे हैं अभी। उनका कमजोर मैजिशियन भी 4 स्टार का होगा और दूसरी तरफ उनका सामना करने के लिए एकेडमी से सिर्फ यहाँ 30 ही कैडेट आए हैं। इवन कि उनके पास हाई लेवल के एक मैजिशियन ही क्यों ना हो, लेकिन वो डार्क मैजिक एसोसिएशन के पास एक एडवांटेज है। तभी कोई बोलता है कि ये सच में परेशान करने वाला था, तो जिनकी भी नजर साइड में जाती है वो मैजिक एकेडमी को कुछ मैजिशियन रहते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है दूसरे बंदे से, क्या तुमने यहाँ के लोग को देखा, वो कितनी हमारी चापलूसी कर रहा था, उस कमीने की वजह से मेरी भूख ही मर गई। दूसरा मोटा बंदा हंसते हुए कहता है कि हाँ वो जिस तरह अपने हाथों करा कर रहा था कि मानो कि वो मुझसे भीख मांग रहा हो। वो पहला बंदा
बंदा बोलता है कि हाँ जो कुछ भी हो, लेकिन सीनियर ने कहा कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जिन की ओर देखते जिन आनिया से कहते हैं कि आनिया चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये अच्छा होगा कि हम उनका अट्रैक्शन अपनी और अट्रैक्ट ना करें। आनिया कुछ नहीं बोलती तो जिन आनिया को देखता है जो कि चुपचाप बैठी हुई रहती है। तो जिन कहता है कि आनिया 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 को देखते हैं जो कि डरी हुई रहती है उनको देख के, और उसे कुछ फ्लैशबैक सीन याद आ रहे होते हैं कि कुछ बंदे उसको बहुत परेशान कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो वही 3 बंदे रहते हैं जो कि आनिया को परेशान कर रहे होते हैं। तभी जिन कस से चिल्लाता है कि आनिया, तो आनिया होश में आती है। तो जिन कहता है कि नहीं मुझे मत बताना कि वो वही लोग हैं। तो आनिया घबराते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर नहीं ब्रदर, हाँ वो वही लोग हैं, जब मैं एकेडमी में थी वही तीनों ने मुझे बहुत परेशान किया था। जिन कहते कि वो यही रीजन है कि तुम उनसे इतनी डरी हुई हो। तभी वो पहला बंदा बोलते गए तू इधर क्या देख रहा है, तू कौन है, क्या तुझे हमारी तरफ देख के मजा आ रहा है, तुम तो कोई नौकर भी नहीं लगते। हे मेरे आंसर क्यों नहीं देते, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा जो मैं बोल रहा हूँ। जिन तभी कुछ नहीं बोलता। पहला बंदा बोलता है कि क्या तू डार्क मैजिक एसोसिएशन से जुड़ा है। तभी जिन कहता है कि तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। तभी वो पहला बंदा खड़ा होता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कॉमनर, मैं जानता हूँ कि मैं पहले रूट था, मैं फिर से तुझसे पूछता हूँ किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। अगर तू ठीक से आंसर नहीं देता है तो मैं तुम दोनों को घसीटते हुए पूछताछ करने के लिए लेके जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है और बोलता है कि ओ माय गुडनेस प्लीज पहले शांत हो जाओ सर, वो सिर्फ ट्रेवलर है, अगर आपको फाइट करना है तो आप बाहर जाकर फाइट करो। और उनमें पहला बंदा उस बंदे के पेट में मारता है और बोलते है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में रोकने की मुझे। आई थिंक साउथर्न रीजन के लोग नहीं जानते हैं कि नोबल का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, लगता है कि मुझे तुझे कुछ लेसन सिखाना होगा। उसकी बात सुन के जिन अपने शॉट को टाइटली पकड़ता है और तेजी से जाती हुई उस बंदे के मुंह में एक कट मार देता है। उसके दूसरे साथी हैरान हो जाते हैं और कहते क्या क्या हो रहा है। जिन जो कि उसको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है तो पीछे से वो बंदा बोलता है कि क्या तू भाग रहा कमीने। जिन दरवाजे के पास जाके दरवाजे को बंद कर देता है तो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है कि बेमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन फर्स्ट कमांडर 3रा बटालियन, और ये बल्कि उन कैडेट की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कैडेट अब तैयार हो जाओ। एनिया भी हैरान हो जाती है और कहता है क्या स्पेशल अफेयर डिवीजन ये क्या है, यंग मास्टर जिन किस बारे में बोल रहे हैं। पहला बंदा गुस्से से बोलते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और के एक्टिंग करने की, तुझे क्या लगता है कि तू किसी और का प्रिटेंड करेगा और मैं उसमें मान लूंगा। जिन एक मैजिक स्पेल बोलता है और उन दोनों के ऊपर वो मैजिक स्पेल कर देता है और वो मैजिक एक बंदे के ऊपर जाती है, आई मीन उन दोनों के ऊपर, और वो दोनों अपने घुटने के ऊपर आ जाते हैं और वो दोनों अपने अपने गले पकड़ लेता है। एक कहता है कि मुझे बचाओ। जिन अपने मन में कहता है क्या इतने छोटे कम अमाउंट माना से ही उन्हें काउंटर फॉलो हो गया। फिर वो एनिया की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि क्या मिस एनिया को इतने कमजोर लोग धमकाते थे, ये सच में बकवास है। फिर जिन तीसरे बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि खड़े हो, अगर तू ऐसे ही बड़बड़ाते रहा तो मैं तुझे इंट्रोगेटिव रूम में खींच के लेके जाऊंगा। एक सिविलियंस के ऊपर अचानक से अटैक करना और स्पेशल अफेयर डिवीजन के काम को करने से रोकना, मैं वंडर हूँ कि अगर तेरे एकेडमी को या तेरे फैमिली को पता चलता है तो क्या होगा। वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है क्या प्लीज मुझे माफी मांगने का तो मौका दो, हम कुछ भी करेंगे, प्लीज हमारे फैमिली को मत बताओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जिन कहता है कि ठीक है मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। वो बंदा बोलता है कि कैसा काम। तो जिन कहता है कि हमें डार्क मैजिक एसोसिएशन के ऊपर नजर रखने के लिए तुम्हारी जरूरत होगी। जबकि चीजें ऐसे हो गई है तो हमारे पास और दूसरा चॉइस नहीं है, हम ऐसा एक्ट करेंगे कि हम तुम्हारे सर्वेंट है और हम तुम्हारे बेस में जाएंगे। तो मुझे बताओ कि क्या तुम इसे मना करोगे। जिन की बात सुन के तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। तो जिन अपने हाथ में दोबारा से मैजिक लेते हुए बोलता है कि मेरे आंसर दो। तीनों डर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। फिर जिन कहता है कि ठीक है बेस पे जाने से पहले तुम इस जगह को साफ करो। फिर जिन कहता है कि आनिया, तुम्हें मैं यहाँ बता दूं कि जिन उसको ऑस्टेन के नाम से बोल रहा होता है, लेकिन मैं अभी इसको आनिया बोलूंगा तो ठीक है। तो आनिया कहते हैं कि हाँ। जिन आनिया के पास जाता है और कहता है तो मुझे बताओ कि मेरा एक्टिंग तुम्हें कैसा लगा। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जिन कहता है कि ठीक है जाओ अब तुम भी थोड़े कुछ मजे कर लो। आनिया तो वो तो लाल हो जाती है और कहती है उन तीनों पर चिल्लाते हुए कि तुम दोनों ने क्या सुना नहीं, जल्दी से साफ सफाई करो। और आनिया तीनों पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम कमीना, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से साफ सफाई करो। वो तीनों बंदे डर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम कर रहे, प्लीज हमें माफ कर दो। सीन कट होता है 5 दिन बाद का। सारे मैजिशियन को देखते हैं जो कि एक जगह पे आए हुए रहते हैं और उनके सामने उनका लीडर खड़ा रहता है। उनका लीडर कहता है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसके बाद अपने जगह पे पहुंचने के बाद हम 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और तुम ये मेक श्योर करना कि तुम अपने ग्रुप के लीडर की बातें सुनो और उसे फॉलो करना। 2 बंदे को देखते जो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं hey, मैंने सुना है कि जो हमारे लीडर है वो एक 7 स्टार के एक मैच है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन खत्म में कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वो उन्हें संभाल लेंगे। चीन अपने मन में कहता है कि फॉरेस्ट के अंदर कम से कम 50 लोग छिपे, लेकिन फिर भी वो लोग रिलैक्स है, ये अच्छा नहीं है। डार्क मैजिक एसोसिएशन वो बहुत कॉन्फिडेंट है। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो एक स्क्वाड भेजते हैं अपने एनिमी के पावर को चेक करने का। तभी एक बंदा बोलता है कि हम पे छिप के अटैक हुआ है। जिन भी हैरान हो जाता है। देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्क आता है। सारे मैजिशियन घबरा जाते हैं तो उनका लीडर बोलता है कि डरो मत। उनका लीडर बोलता है कि डरो मत, फर्स्ट टीम अटैक मैजिक को तैयार करो और सेकंड टीम डिफेंस सर्कल मैजिक को कास्ट करो। तभी एक बंदा अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए पीछे से बड़े बड़े आइस बॉल बनाता है और उस ऑर्क
के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से उस और का काम वही खत्म हो जाता है। उनका लीडर कहता है कि क्या ये डार्क मैजिक एसोसिएशन ने यहाँ पर लगाया था, लेकिन ये तो काफी वीक था। दूसरा बंदा बोलता है कि वो क्या था। एक तीसरा बंदा बोलता है कि ऐसा लगता था कि डार्क मैजिक एसोसिएशन उनसे डील करना इजी होगा। उन सभी का लीडर बोलता है कि सभी लोग हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। जिन हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक ब्रेक। फिर जिन उस बंदे से बोलता है कि जाओ अपने लीडर से कहो कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है छिप के अटैक करने के लिए, यहाँ पर रुकना खतरनाक है। वो बंदा घबरा जाता है और कहता है कि वेट। पीछे से जिन उसको डराते हुए बोलता है कि अगर तू ऐसा नहीं करता है तो तुझे पता है कि मैं तुझे कहाँ पर लेके जाऊंगा। तो वो डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सर एस्टेन, आई मीन उस लीडर का नाम रहता है सर ओटेन, मैं नाम पर लेके नहीं जाऊंगा, मैं इसको अभी लीडर ही बोलूंगा। तो लीडर कहता है क्या हुआ, अब तुम रेडिकुलस हो रहे हो, अगर तुम्हें इतना ही चिंता है तो तुम रेस्ट करने से पहले अपना एक शील्ड बना लो। वो बंदा अपने जिन से कहता है कि ये काम नहीं करेगा। तो जिन अपने मन में कहता है कि कुछ न कुछ गलत है, नो मैटर कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और का यूज हुआ है। इससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उन सभी का लीडर जो कि 7 स्टार का मैच है उसे कुछ भी सेंस नहीं हुआ। वो पहला बंदा बोलता है कि आज लीडर थोड़े सस्पिशियस लग रहे हैं। अपना जिन बोलता है कि सर्वेंट के साथ बात करना बंद करो और आगे चलते रहो। वो दूसरा बंदा पहले बंदे से बोलता है क्या मैंने आज सुबह में लीडर को मीट खाते हुए देखा। पहला बंदा बोलता है क्या मीट खाना खराब बात है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि लेकिन वो तो शाकाहारी है। फिर वो लोग चलते चलते एक गुफा के पास आ जाते हैं। उन सभी का लीडर बोलता है कि सभी कैडेट तैयार हो जाओ, हम अपने लोकेशन में पहुंच गए हैं, सभी अपने अपने अटैक और डिफेंस मैजिक को तैयार कर लो। फिर उन सभी का लीडर एक दूसरे प्रोफेसर से बोलता है कि तुम एक ग्रुप बनाओ के दूसरी साइड से जाओगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए, और मैं एक ग्रुप लेके आगे से जाऊंगा उनके ऊपर अटैक करने के लिए। क्या तुम समझे? तो दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर सारे के सारे कैडेट उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और एक बंदा बोलता है वो अलग से 50 ही लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने इस जगह को इतना बड़ा क्यों बनाया, क्या वो कोई महल बना रहे? एक दूसरा बंदा बोलता है कि क्या उन लोगों ने इस जगह पे सीक्रेटली कुछ वेपन्स या कुछ और छिपाया है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक बंदा हैरान हो जाता है, वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा ऑर्क आगे रहता है। वो कहता है कि ऑर्क ने यहाँ पे अटैक कर दिया है। लीडर हमें ऑर्डर दो, हमें क्या करना चाहिए। लीडर जो कि उसकी बातें नहीं सुनता है और कहता है पलटते हुए क्या तुम्हारे इससे क्या मतलब है। हम देखते कि वहाँ पर ऑर्क के साथ साथ कुछ और मैजिशियन भी आ जाते हैं और लीडर भी उसके साथ मिल जाता है। तुम बेवकूफों को क्या लगा था कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और वो डरने लगते हैं और वो टीचर एक स्माइल देता है और अपने सारे और को ऑर्डर देता है उन सभी को मार डालने को। एनिया और जिन को दिखाया जाता है। एनिया जिन से कहते कि भाई लगता है कि हमें अपना कदम उठाना होगा। वो एकेडमी के कमीने अपने टीचर को भी नहीं पहचान पाए। वो लीडर बोलता है कि आज यहाँ कोई नहीं बचेगा। तभी वो अपने सामने देखता है आई मीन ऊपर में एक बहुत बड़े मैजिक को, और वो लीडर पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है क्या यह इम्पॉसिबल है, नहीं मुझे मत बताओ। वहाँ के जमीन हिलने लगते। एनिया घबरा जाती है। जिन कहता है कि एनिया मेरे पीछे हो जा, ये थोड़ा खतरनाक होने वाला है। वो लीडर अभी भी घबराया हुआ रहता है और कहता है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। वो किडाट हॉल का टायर ट्रिफेल है, पता नहीं कैसा मैजिक का नाम है जो कि प्रोनाउंस ही नहीं होगा, जो भी हो। लेकिन उस मैजिक के कारण जितने भी मॉन्स्टर रहते उनके ऊपर इफेक्ट होने लगता है उस मैजिक का, और जो पहला वाला बंदा रहता है उस पर भी उस मैजिक का असर होने लगता है। जिन अपने मैजिक का यूज करता है और उस मैजिक को वहीं पर फोड़ देता है। उसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो मैजिक धीरे धीरे कम होने लगता है और जिन अपने स्वॉर्ड के साथ उस मैजिक को काट देता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं और स्टूडेंट का पता नहीं। जिन को देखते हैं, जिन कहते कि ओ तो अभी भी 2 लोग बचे हैं, जरूर तुम लोग कम से कम 8 स्टार के होंगे। हम देखते वो लीडर और उसके साथ एक दूसरा बंदा रहता है। तभी उस लीडर के मुंह से खून निकलता है और उसका काम वही खत्म हो जाता है। वो दूसरा बंदा अपने लीडर को देखता है और अपने दांत घिसने लगता है। फिर वो जिन से गुस्से से बोलता है कि क्या तू किडाट हॉल का डिसाइपल है, तू इस तरह का मैजिक कैसे कर सकता है। तो जिन कहता है कि ओह तो तूने इसे पहचान लिया, लगता है कि तेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। वो बंदा बोलता है कि तू एरोगेंट बच्चे, तू अपने आप को कुछ ज्यादा समझता है, लेकिन मैं पहले ही समझ गया था कि तू एक 7 स्टार का मैच है। और अपना मैजिक करते हुए बोलता है कि मेरा नाम राउट जो है, मैं श्योर हूँ कि तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। मैं कोई 7 स्टार का लूजर नहीं हूँ जो तू इसे जज कर सके। जिन कहता है मैंने सुना है कि तू कोल्ड जो कि हाफ ब्रदर है, जो अर्थ एलिमेंट मैजिक में मास्टर्स किया है, और ये गुफा देख के लग रहा है कि इसे आर्टिफिशियल बनाया गया है, बहुत अमेजिंग। वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैं नहीं किया है। हा 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 हा, मैं तुझे बता दूं कि मेरे डार्क मैजिक एसोसिएशन में ऐसे और 9 लोग मैच है जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर तू यहाँ से भाग भी जाता है तो मेरे साथी तेरे जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे, हालांकि मैं एक सिंसियर मैन हूँ। जिन हैरान हो जाता है। वो बंदा बोलता है मैं तुझे एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, तू बहुत स्किल्ड और टैलेंटेड है तो ज्वाइन कर ले मेरे डार्क मैजिक एसोसिएशन को। अगर तू मेरे एसोसिएशन को ज्वाइन करता है तो क्या पता कि तू मुझसे भी हाई पोजीशन पे चला जाए। तभी जिन एक चुटकी बजाता है और मैं अपना मैजिक करता है। तो वो बंदा उस मैजिक को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या। तो पीछे से अपना एनिया बोलती है अपने जिन को, वो सच में स्किल्ड मैजिशियन है लेकिन वो स्टूपिड है, जो मरने वाला है वो ऐसा कुछ कहेगा। वो बंदा जिन के मैजिक के इफेक्ट में आ जाता है और कहता है क्या तूने इस मैजिक को बढ़ाने के लिए डार्क ऑरा का यूज किया। नहीं मुझे मत बताओ कि तू किडाट हॉल के डिसाइपल
एप्पल के साथ साथ सोल्टेड का कॉन्ट्रैक्टर भी है। तो उतने में जिन अपने शॉट के साथ उसके सर पे मारता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। जिन उस बंदे को देखता है और कहता है कि सच में ये एक ही स्टार का एक मैच था। उतने में जिन को पीछे से गिर गिर की आवाज आती है। तो जिन पीछे पलट के देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क आ जाते हैं। तो जिन कहता है कि तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। फिर जिन आनिया को बोलता है कुछ, तो आनिया फिर अपने वाइल्ड मैजिक का यूज करते हुए सारे गॉब्लिन्स के सर को काट डालती है। और आनिया जिन से कहते हैं कि यंग मास्टर जिन, क्या आप ठीक हो? जिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो आनिया कहते हैं कि मैं सच में डर गई थी। जिन अपने मन में सोचता है कि आनिया वो मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छा कर रही है। आनिया कहते हैं कि तो यंग मास्टर जिन अब क्या करोगे? उतने में उन्हें कुछ आवाज आती है चिल्लाने की। तो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो जो गुफा रहती है वो पूरा हिलने लगता है। हम देखते हैं उस गुफा का हिलने का रीजन। वहाँ पर एक बहुत बड़ा उल्फ आ जाता है और कहता है कि ओ यहाँ क्या चल रहा है, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? उल्फ हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, ओ माय गॉडनेस, रोल्ट मर गया, ये कितना इनक्रेडिबल है। फिर वो जिन से कहते हैं ह्यूमंस, क्या ये तूने किया? तो जिन कुछ नहीं कहता है। तो उल्फ कहता है कि हा हा हा, देखने में तू पावरफुल लगता है बच्चे। जिन बोलता है उल्फ से, मैं तुम्हारा नाम सुनने के बाद ही इसका आंसर दूंगा। उल्फ अपने हथौड़े को नीचे रखता है और कहता है कि हा हा, अमेजिंग, तुम उन ह्यूमन से अलग है जो गुफा के बाहर मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझे मारने का कोशिश किया, लेकिन मैंने उन्हें ही मार डाला। मुझे तुम पसंद है, मेरा नाम गोलेट हाफल है। तो अब तुम अपना नाम बताओ बच्चे, तुम मुझसे फाइट करो और मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तो नॉक्स कहता है कि नहीं, दोबारा नहीं। उल्फ बोलता है कि मेरे कीजलो को ज्वाइन करने का। जिन तो उसकी पहली बातें सुनता है। फिर वो कहता है कि कीजल, क्या ये डार्क मैजिक एसोसिएशन का गुफा नहीं था? उल्फ बोलता है कि डार्क मैजिक एसोसिएशन ये कीजल के टाइप ही एक ब्रांच है, लेकिन कीजल थोड़ा अलग है। कीजल सिर्फ वॉरियर को ही एक्सेप्ट करती है और जो डार्क मैजिक एसोसिएशन है उसमें सिर्फ मैज ही है। जिन अपने मन में कहता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब मैं एक कैडेट था तब मैं एक वुल्फ से लड़ा था, वो भी कह रहा था कि वो भी कीजल से है। क्या व्हाइट रेफ उल्फ कीजल के साथ कोई कनेक्शन है? उल्फ बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, मेरे कीजल को ज्वाइन करो और तुम्हें उसमें एक अच्छा पोजीशन भी मिलेगा। जिन उसको घूरते हुए कहता है कि मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए काम नहीं करूंगा जो कि मुझसे भी काम जोड़े। तो ये सुन के वो उल्फ गुस्सा जाता है और अपने हैमर के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है। बट जिन अपना शील्ड बना के उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन उस उल्फ की पावर इतनी थी जो कि जिन का शील्ड भी थोड़ा चटक जाता है। उल्फ और अपना पावर लगाते हुए कहता है कि अब मेरा काइंडनेस खत्म हुआ। मैं और उसके शील्ड के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हुए कहता है कि तू कब तक इस शील्ड में छिपा रहेगा, निकल बाहर और मुझे अपना स्किल दिखा। तभी आनिया अपने फायर मैजिक का यूज करती है उस उल्फ के ऊपर। तो उल्फ अपने हाथों से ही उसके फायर मैजिक को पकड़ लेता है। तो आनिया अपने वाइंड मैजिक का यूज करती है। तो उल्फ अपने दांतों से ही उसके वाइंड मैजिक को काट डालता है और वो उल्फ आनिया को धमकाते हुए कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुमने मुझे दोबारा बीच में रोका तो मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। उतने में उस उल्फ के ऊपर एक भयानक कट लगता है। तो उल्फ दर्द के मारे चिल्लाता है। फिर वो नीचे देखता है तो जिन को, चूंकि जिन ने अपने सोर्ड को निकाल लिया रहता है और कहता है कि एक सोर्ड, एक मैजिक सोर्ड, हा हा हा, एक मैजिक सोर्डमैनशिप, इंटरेस्टिंग, अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे अपने अब लीडर के पास लेके जाऊंगा। जिन कहता है कि केयरलेस मत बन, मेरे पास आ और मुझसे फाइट कर, मुझे काफी टाइम हो गया व्हाइट वुल्फ ट्रैप से लड़े हुए, इसलिए मैं कुछ फन करूंगा तेरे साथ। और जिन अपने सोर्ड के साथ उस उल्फ के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन वह उल्फ अपने हैमर के साथ सारे जिन के अटैक को रोक रहा होता है और उन दोनों की फाइट ऐसी चली रही होती है। तभी उल्फ कुछ देखता है। हम देखते हैं कि जिन अपने सोर्ड के कवर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वो उल्फ उसके अटैक को भी रोक लेता है और उल्फ कहता है कि आई सी, अभी यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि तूने अभी रिवील नहीं किया। मैं तेरे ऑरा को जो फील कर पा रहा हूँ वो कम से कम 7 स्टार जितना है, लेकिन जो तेरी छोटी सी बॉडी है उसका स्किल उससे भी ज्यादा है। ह्यूमन जो इसे अचीव कर सकता है वो है रैंकेंडल। क्या तू रैंकेंडल से है? और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि रैंकेंडल के बच्चे, मुझे तू अपना नाम बता, अगर तू मेरे साथ हॉनर के फाइट करना चाहता है तो तू अपना नाम बता। तो जिन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरा नाम जिन रैंकेंडल है। उल्फ अपने हथौड़े के साथ अटैक करते हुए बोलता है कि वॉरियर जिन रैंकेंडल, और जिन के ऊपर पावरफुल अटैक करता है, इसके कारण जिन पीछे खसक जाता है। तो उल्फ चिल्लाते हुए कहता है, मैं गोलेट हाफल, मैं अपने ट्राइब के सम्मान को दांव पर लगाऊंगा और मैं तुझसे फाइट करूंगा। और एक पावरफुल अटैक करते हुए जिन को बोलता है कि मेरे पास आ और मेरे साथ हॉनर की एक फाइट कर। तभी जिन एक शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए कहता है कि इवन मैं 1000 बार स्विंग करूंगा बिल्कुल एंड में स्टार्टिंग की तरह और मैं उसे काट डालूंगा। जिन एकदम पावरफुल अटैक स्लैश मारता है उस उल्फ के ऊपर। हमें दिखाया जाता है खून ही खून। हम देखते हैं कि जिन ने उल्फ का हथौड़ा ही बीच से काट दिया रहता है, यहाँ तक कि जिन ने उस उल्फ का आंख भी फोड़ दिया रहता है और कहता है जिन उस उल्फ से, अगर मैं तुझे छोड़ देता हूँ तो क्या तू मुझे कीजल के बारे में बताएगा? उल्फ कहता है कि हा हा हा, लगता है कि तू व्हाइट वुल्फ ट्राइब के लॉ के बारे में नहीं जानते। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक उल्फ अपने हॉनर के लिए कुछ भी कर सकता है। जिन कहता है कि क्या तू हॉनर के लिए अपनी जान को दांव पर लगाएगा? क्या तू कह रहा है कि हॉनर तेरी लाइफ से भी ज्यादा कीमती है? उल्फ गुस्सा जाता है और कहता है कि व्हाइट वुल्फ ट्राइब वो कोई कारवर्ड नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उन्हें ह्यूमिलेट करने का? जिन अपने शॉट को पकड़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जब भी मैं फ्यूचर में व्हाइट वुल्फ ट्राइब के अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं ज्यादा रूड नहीं बनूंगा। आई होप कि जो तूने शिष्टाचार
दिखाया है मैं उसे याद रखूं फ्यूचर में। और जिन अपने स्वॉर्ड के अंदर शैडो एनर्जी डालने लगता है। ऐसा करते हुए देख के उल्फ भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक इविल से स्माइल देता है और हंसते हुए कहता है कि हा, जब मैं हेवन में जाऊंगा तो मैं तुझे भी याद रखूंगा जिन रंगकेंडल। उतने में जिन तेजी से जाते हुए उस उल्फ का काम वही खत्म कर देता है। तभी पीछे से आन्या बोलते कि भाई। तो जिन कहता है कि आन्या क्या कुछ हुआ है, क्या तुम डरी हुई हो? आन्या को देखते हैं जो कि डरी हुई नहीं रहती और कहते कि नहीं मैं डरी हुई नहीं हूँ, तुम बहुत अमेजिंग थे, मैं तो तुम्हारा रिस्पेक्ट करती हूँ। जिन कहता है कि तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है और अपने मन में कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि व्हाइट बुल ट्राइब उनके बीच स्किल कितना बड़ा है। ये उल्फ उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था जो मैं पहले वाले से मिला था, लेकिन फिर भी ये फाइट उतनी डिफिकल्ट नहीं थी मेरे लिए। जिन आन्या से अपने शॉट को म्यान लेते हुए कहता है कि आई नो कि तुमने इतने लोगों का पहली बार मरते हुए देखा है। आन्या कहते क्या ये सच है, मुझे मोशन सिकनेस फील हो रहा है, बट एक चीज और है जो कि उसे रिलेट करता है। इस बारे में जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ उन पे बोझ बनती हूँ। जिन कहता है कि आन्या अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम नन कन्वेक्ट के रूप में भी रह सकती हो। नन कन्वेक्ट मतलब कि बिना फाइट किए बिना भी रह सकती हो। तभी दूसरी ओर देखते उसी बंदे को जो कि जिन के साथ मिलकर काम कर रहा होता है और वो कहता है दर्द में कर्राते हुए कैप्टन प्लीज मुझे बचा लो, मैं दोबारा से सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। जिन उसकी ओर नोटिस करता है और कहता है कि ओह चिप तुम अभी भी जिंदा हो। आन्या भी उस बंदे के पास जाती है और कहती है कि चिप क्या तुमने मुझे पहचाना? वो बंदा घबरा जाता है और कहता है कैसे? तो आन्या कहता है कि अगर मुझे तुझे मारना होता तो मैं तुझे पहले ही मार डालती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी और याद रखो कि जो तुमको बचाया है उसका नाम जिन ग्रे है। एनिया आगे कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्टर ऑफ गॉड टाइम ओल्टिया का और फ्यूचर आर्चमैच एनिया, मैं अब से तुम जैसे लूजर्स का कभी हेल्प नहीं करूंगी। इतने में सीन कट होता है, देखते उसी लीडर को जो कि कहीं पड़ा हुआ रहता है। तभी उसके ऊपर पानी कोई फेंकता है तो उठ जाता है और बोलता है क्या कौन है? फिर उस लीडर को वही पुरानी बात याद आने लगती है कि उसने एकेडमी के बच्चे को कैसे गुफा में लेके आया था और मारने का कोशिश किया था, लेकिन जिन ने उसके सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया था। मैं बताऊं कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये अभी भी जिंदा होगा। फिर वो लीडर अपने सामने वाले बंदे से कहता है कि क्या तू किडाट हॉल का डिसाइपल है? आई थिंक मुझे लगता है कि तुझे गलत फैमिली हो गई है, हम तो सेम ही है, तभी तुमने मुझ पर छिप के एम्ब्यूज क्यों किया? दूसरा बंदा जो कि अपने वेपन्स को रगड़ते हुए कहता है कि ओ एम्ब्यूज। वो लीडर घबरा जाता है अपने सामने वाले बंदे को देख के जो कि देखने में भी थोड़ा खतरनाक लग रहा होता है और कहता है कि उस कचड़े के बारे में क्या, जो कि तू दूसरे छोटे नेशन के ऊपर छिप के अटैक करता है और लोगों को मारते रहता है। मुझे नहीं लगता कि एक पर्सन जो कि एकेडमी के कैडेट के टेस्ट का यूज करते हुए उसे ऐसा कहना चाहिए। माटो बेकारा हुसैन का किलर। वो लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन तू एक बहुत बड़ा गलती करने जा रहा है। अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन तुझे इतनी आसानी से जाने देगी। और इतने में वो दूसरा बंदा अपने हाथों से उस लीडर के चेहरे को पकड़ता है और बेडर से कहता है कि तू बहुत ज्यादा बोलता है, और जो उसके हाथ में वेपन रहता है उसके आंख में मार देता है और बड़ी डरावने अंदाज में कहता है कि तू बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। और हमें उसके बाद सिर्फ उस बंदे की सिर्फ चिल्लाने की आवाज ही सुनाई देती है। तभी सीन दूसरी ओर जाते हैं, देखते मॉर्गन, जिन और मिस क्विंटिला को। और कोई कहता है कि जो डार्क मैजिक एसोसिएशन का हाइड आउट है वो ऑडिटोरियम में है। कश्मीरी हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या ऑडिटोरियम? मॉर्गन पूछता है कि ऑडिटोरियम वो तो बैंकला का कैपिटल है ना। कश्मीरी की वाइफ पता नहीं मैं इसका नाम भूल गया, वो कहती है कि हाँ ये 500 साल पहले था। मिस क्विंटिला कहती है कि जब तुम सो रहे थे तब बैंकला के होली किंगडम ने उस कैपिटल को बदल दिया। मॉर्गन हैरान हो जाता है और कहता है क्या हुआ था? तो मिस क्विंटिला कहते हैं कि वहाँ पर डीमंस ने अटैक कर दिया था। तो मॉर्गन बोलता है क्या? क्विंटिला बहुत लंबा चौड़ा कहानी बताती है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। ऑडिटोरियम में एक रेलिक था जो कि डीमंस पाने के लिए उन्होंने ऑडिटोरियम के ऊपर अटैक कर दिया। उस टाइम रंकेंडल और जिपल ने भी सपोर्ट किया वेंकिला को ऑडिटोरियम को डीमन से भगाने के लिए, और वहाँ पर एक बहुत भयानक लड़ाई हुई और एंड में वेंकिला जीत गई। लेकिन वेंकिला का कैपिटल ऑडिटोरियम वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उन्होंने वेंकिला के कैपिटल को दूसरी जगह बदल दिया और ऑडिटोरियम एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पर डीमंस रहने लग गए। जिन अपने मन में कहता है कि रुजल जिपल की विरासत जिसे मुझे खोजना है एनेलेशन 1000 फायर का ग्रीमोर है जो कि ऑडिटोरियम में है, ये सच में बहुत बुरा है। लेकिन ये सोचने की बात है कि उन लोगों ने उस जगह पर अपना हाइड आउट बनाया। फिर जिन उनसे कहता है कि उन लोगों को कितना टाइम हो गया है वहाँ पर उनका हाइड आउट बनाते हुए। कश्मीरी की वाइफ बोलते कि आई थिंक 50 साल से भी ज्यादा हो गया है, और इससे भी बुरी बात यह है कि उसमें ऐसे 3 मैजिशियन है जो कि 9 स्टार के हैं। पहले के बारे में बताती है, उसका नाम फेजोन हैसन है जो कि बेमेंट के अंदर एक हाई रैंक के फैसिलिटी में रहता है, और दूसरे का नाम है मार्चिस ऑफ लिली स्टार, सुजन लिली स्टार, और तीसरा है आर्चमेच चुकोन। कश्मीरी बोलता है कि ये सच में पागलपन है, 9 स्टार के मैच। जिन कहता है कि अगर डार्क मैजिक एसोसिएशन का लेवल यही है तो इसे बेटर तो कीजोल है, और अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी फैमिली और जिप्पल और जब मैं पास्ट लाइफ में वेमेंट में था तब उन्होंने कीजोल के बारे में सुन के कुछ भयानक फील किया था, बट हमें एग्जैक्टली यहाँ नहीं बताया जाता है कि वो क्या चीज है। कश्मीरी की वाइफ बोलते हैं कि इस पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कीजोल के पास ट्रांसफर मैजिशियन है। उसने कहा कि नहीं वो अपने अपियरेंस बदलते लेकिन वो पूरी तरह से ट्रांसफर
ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे के रूप में। उसने कहा था कि ये सब के पीछे बुरबुरे गेस्टन है। जिन अपने मन में सोचता कि फाइनली। तभी कश्मीरी कहता है कि यह नाम तो वही है, यंग मास्टर जिन। जब आपने मुझे बेस्किन इब्रियानो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को बोला था तब उसका भी नाम आया था। सभी बातचीत करने के बाद वो सारे एक ही कंक्लूजन में पहुंचते हैं और जिन कहता है कि आई थिंक हमें बुरबुरे गेस्टन से ही मिलना होगा। कश्मीरी बोलता है तो क्या आप अकेले जाएंगे? जिन कहता है कि नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा है जिसे मैं जानता हूँ, तो इसलिए चिंता मत करो। लेकिन एक चीज और है जो मैं जानना चाहता हूँ, तो प्लीज आप 7 कलर के हेल्प से व्हाइट वुल ट्राइब और किजोल के बीच में क्या कनेक्शन है उसका पता करें। कश्मीरी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तभी सीन कट होता है। कुछ दिन बाद देखते हेरन फैमिली का मेन हाउस को। हम देखते हैं कि वहाँ पर अपना हेरन देंतन के साथ साथ उसके ग्रैंडपा भी वहाँ रहते हैं और कोई उनसे बोलता है। कुछ टाइम पहले बेमेंट के साउथ रीजन में डार्क मैजिक एसोसिएशन के साथ कुछ हुआ। डार्क मैजिक एसोसिएशन वो वहाँ से खत्म हो गई और बहुत सारे कैडेट इसमें इन्वॉल्व थे और बहुत लोगों की मौत हो गई। हमें इस बंदे के ऊपर बताया जाता है जो बैठा हुआ रहता है रॉन हेरन, हेरन फैमिली का पेट्रियार्च। दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि ये सब के बारे में बोल रहा था और कहता है आगे 2 6 स्टार के मैजिशियन थे और एक 7 स्टार का मैजिशियन थे जो कि मारे गए। पेट्रियार्च कहता है तो क्या वो प्लान फेल हो गया? तो वो बंदा बोलता है कि नहीं। वो बंदा आगे कहता है कि जिंदा बचे हुए जो विक्टिम्स है कैडेट, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर 2 अननोन पर्सन थे जो कि डार्क मैजिक एसोसिएशन को खत्म किए थे। एक का नाम था जीन ग्रे जो कि मैजिक का यूज करता था और एक था ऑस्टिन जो कि स्वॉर्ड का यूज करता था और उन लोगों ने ही सारे डार्क मैजिक एसोसिएशन के वहाँ के लोगों को मार डाला। पेट्रियार्च कहता है उस बंदे से तो तुम हमारे पास आया तो उसका रीजन क्या है? तुम लोगों ने इस बंदे को सीजन 1 में देखा होगा। तो वो बंदा अपने साथियों से कुछ मंगाता है। देखते उसके साथी कुछ बॉक्स लेके आते हैं। फिर उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में एक कटा हुआ मेटल का टुकड़ा रहता है। वो बंदा आगे कहता है कि ये वो वेपन का टुकड़ा है जो कि व्हाइट वुल ट्राइब यूज करती है। इसको जिसने काटा है वो एक स्वॉर्डमैन है जो कि स्वॉर्ड का यूज करके इसको काटा है। यंग मास्टर दांतन, क्या आप इसे देख के कुछ फील कर पा रहे हैं? ये बात सुनकर दांतन हंसने लगता है। तो वो बंदा कहता है कि यंग मास्टर दांतन। अभी पेट्रियार्च बोलता है कि ये सच है कि दांतन का स्किल और टैलेंट अच्छा है, हालांकि अभी ये उस लेवल पर नहीं है जो कि एक क्लीन कट मार सकता है। मुझे लगता है कि वो पर्सन जो कि ये किया होगा वो कम से कम 8 स्टार का होगा। दांतन बोलता है कि हाँ ये सही है। फिर उस दूसरे बंदे से कहते हैं कि जैसा कि तुमने सुन ही लिया होगा, मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ जो कि मैं एक क्लीन कट मार सकूं। मुझे उस लेवल पे पहुंचने में अभी काफी टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि तुम यहाँ फालतू में ही आ गए हो। तो वो बंदा कहता है कि मैं समझ गया और कॉपरेशन के लिए आपका थैंक यू। फिर दांतन अपने मन में सोचता है कि जिन ग्रे, मैं श्योर हूँ कि ये जरूर जिन रंग के अंडर लगा। तो वो पहले ही उस लेवल को रीच कर चुका है। लगता है कि मेरे पास कुछ आ गया है जो कि मैं बेराडिन के साथ बात कर सकता हूँ। वो बंदा जाते हुए अपने मन में सोचता है कि एस्टन ग्रे वो छोटा स्वॉर्ड मास्टर, माना जाता है कि उसका एज 10 से 20 साल के बीच में है। कोई ऐसा जो कि व्हाइट ट्राइब के वुल्फ के वेपन हथौड़े को काट सकता है। एकमात्र पर्सन जो कि डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है और वो है हेरन दांतेन। वो अपना स्किल छिपा रहा है। फिर वो अपने साथियों से बोलता है कि हेरन दांतेन के ऊपर अपना नजर बनाए रखना। तभी सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कोनो एम्पायर के टेलीपोर्टेशन गेट को। कोई बोलता है कि टेलीपोर्टेशन गेट जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो प्लीज अपने अपने जगह पे बैठ जाए। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जिन भी रहता है और जिन के पास कोई बंदा या बंदी आती है और कहती है कि क्या तुम अपना बैग हटा सकते हो? तो जिन वहाँ से अपना बैग हटा लेता है। जिन के बगल में वो बंदी बैठ जाती है। जिन अपने मन में सोचता है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बुबरिन गेस्टन वो अपने वर्कशिप कुरानो रिपोस्टम में रहता है। मैं पहले ही उसे खोजना चाहता था लेकिन मेरे पास खास रीजन नहीं था उसे खोजने का। लेकिन मेरे पास एक रीजन है, डार्क मैजिक एसोसिएशन। वो बंदे जो कि अपने जिन को देखती है, फिर वो एक स्माइल देती है और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि देखो, मैंने डार्क नाइट के सारे चैप्टर कवर कर दिए, अब वो भी ऑनगोइंग स्टार्ट हुए हैं और मैंने ये स्वॉर्ड मास्टर द यंग इसके जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे इसको भी कवर कर दिया और अब 2 मानव बच गए, एक डीमन किंग वाला और एक अपना रोनर वाला। तो मुझे बताना कि कौन स्टार्ट करूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आया हुआ रहता है और कहता है तो यह है बुबरेग गेस्टन का वर्कशॉप। दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग वो एक मूर्तिकार है और जिन आगे जाता है और बुबरेग गेस्टन के एकदम खतरनाक वाले स्टैचू देखता है जिसपे लिखा हुआ रहता है आर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजिव। जिन उस मूर्ति को देखता है और गुस्से में बोलता है क्या एक जीनियस मूर्तिकार, क्या मुझे यहीं से यहीं तोड़ देना चाहिए? लेकिन जिन अपने गुस्से को शांत करता है और जाके गेट को ठुकठुकाने लगता है। तभी गेट खुलता है और वहाँ से बुरबुरे निकलता है और कहता है बड़ी गुस्से से कौन ने बहन का टका जो गेट ठुकठुका रहा कब से? लेकिन बुरबुरे जैसे जिन को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या जिन रंग कैंडल? जिन भी बुरबुरे को बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मोटे तुझे देखे हुए। बुरबुरे अपने जिन के मुंह पर पानी छींटते हुए कहता है कि क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जिन बुरबुरे को कहता है कि सबसे पहले मोटे ये पानी छींटना बंद कर और मैं यहाँ पर एक गेस्ट के रूप में आया हूँ। बुरबुरे कहता है अपने जिन से गेस्ट मैं पिछवाड़ा, यहाँ से निकल जा, मैं किसी गेस्ट का वेलकम नहीं करता। जिन कहते कि जरा इसके बारे में सोचो, क्या मैंने तुम्हें नहीं बचाया था? तुम अपने सेवियर को ऐसे ही ट्रीट करोगे? बुरबुरे कहता है क्या मेरा सेवियर? जिन कहता है कि हाँ बैंक्वेट के टाइम अगर मेरे सिबलिंग्स को तुम्हारे बारे में पता चल जाता है तो उसी टाइम तुम्हें वहीं पर मार डालते हैं। उतने में बुरबुरे अपने जिन के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि भाड़ में जाओ। बुरबुरे के अटैक लगने से पहले ही अपना जिन उस मोटे के मुंह पे मारता है और उसका नाक फोड़ देता है और वो मोटा दूर जगह फेंकाता है और कहता है कि मैं तेरे से अच्छा बिहेव कर रहा था।
तभी उस मोटे की गिरने की आवाज सुन के एक बंदा कहता है कि बुरबुरे ये कैसी आवाज है। तभी वो अपने साइड में देखता है और वो जिन को देख के पहचान जाता है और कहता है कि यंग मास्टर जिन। तो जिन भी उसे पहचान जाता है और कहता है कि सर बिस्किल। बिस्किल बोलता है कि आप यहाँ कैसे, क्या आप रिजर्व फ्रेग्रेंस की टेस्ट को नहीं दे रहे हो। तभी वो मोटा बिस्किल से कहता है कि सर बिस्किल प्लीज उसे मार डालो, उसने बैंक्वेट के टाइम मेरा बहुत इंसल्ट किया था और वो यहाँ पर दोबारा आ गया। बिस्किल उस मोटे की बात सुन के अपने मन में कहता है कि ये मोटा पीक कहीं का, क्या इसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बिस्किल अपने गुस्से को शांत करता है और उस मोटे से कहता है कि मुझे माफ करना बुरबुरे, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन यंग मास्टर जिन वो एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कि बिना किसी रीजन के कुछ ऐसा करेंगे। मोटा कहता है कि मैं ही क्यों, मैंने उसके ऊपर पहले अटैक किया लेकिन वो उसे डिजर्व करता है। तभी जिन बीच में बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेके आया था अपने फादर के स्टैचू के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुझे मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। बिस्किल बोलता है कि ओ ऐसा है क्या, एक स्टैचू, लेकिन ये अजीब बात है बिना किसी रीजन के माफी मांगना। मैं जानता हूँ कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, तो सच सच बताइए आप क्या चाहते हो। तभी जिन कहता है कि सच कहूँ तो मेरा बुरा इंटेंशन था, जिस पर्सन से मैं मिलना चाहता था वो बुरबुरे नहीं है बल्कि तुम सर बिस्किल। बिस्किल भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या, मुझे मत बताना कि आप रिजर्व फ्रेग्रेंस के रूप में आप मुझसे फाइट करना चाहते हैं। जिन अपने मन में कहता है कि मेरे कहे बिना ही वो जान गया। और जिन बिस्किल से कहता है कि मैं एम्बेरेस हूँ, मैं अपनी रिसेंट आइडेंटिटी के साथ आपकी इब्रियानो फैमिली में नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने बुरबुरे के बारे में पता लगाया और सोचा कि आप जरूर उसी के साथ होंगे। उतने में बिस्किल जिन से कहता है कि मैं इसके लिए मना करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया हूँ, तुम बहुत रूड यंग मास्टर जिन। तभी जिन कुछ कहता है लेकिन उतने में बिस्किल एक शॉर्ट स्लैश मार देता है जिन के ऊपर और उस स्लैश के कारण जिन के थोड़े बाल कट जाते हैं और बिस्किल पीछे मुड़ जाता है और जिन से कहता है कि अगर तुम इस तरह के अटैक पर भी रिएक्ट नहीं कर सकते तब तुम मेरे साथ कैसे फाइट करोगे, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिन अपने मन में सोचता है कि वो बहुत डेंजर था, मैं ऑलमोस्ट उसको काउंटर करने ही वाला था। और जिन कहता है कि ओ ऐसा है क्या, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो पीछे से मोटा कहता है अपने जिन से, जिन रंग कैंडल, क्या तू सोचता है कि रंग कैंडल होना ही सब कुछ है, अपने जगह को मत भूल, अगर तू ऐसे ही एरोगेंट एक्ट करता रहा तो तू फ्रेग्रेंस बनने से पहले ही मर जाएगा। तभी जिन अपना स्वॉर्ड निकाल के उस मोटे के ऊपर चला देता है। तो बिस्किल बोलता है कि यंग मास्टर जिन वहीं रुक जाओ। जिन अपना स्वॉर्ड बीच में ही रोक देता है और उस मोटे का गला बाल बाल बच जाता है। जिन कहते कि सर बिस्किल मैं मानता हूँ कि मैं रूड और एरोगेंट था, लेकिन रंकेंडल के नाम को इंसल्ट करना ये एक अलग मुद्दा है। अगर कोई इब्रियानो नाम को ह्यूमिलेट करे तो आप क्या करोगे, वो भी आपके सामने। बिस्किल समझ जाता है कि जिन क्या करना चाहता है और वो जिन से कहता है कि तब मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं है आपके रोकने के अलावा, तो प्लीज उसे छोड़ दो, नहीं तो यंग मास्टर जिन आप मर सकते हो। जिन भी बिस्किल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं मरता भी हूँ तो मैं रंकेंडल को नाम को प्रोटेक्ट करते हुए मरूंगा। बिस्किल सोचता है कि डैम, मुझे लगता है कि वो आसानी से इसे जाने नहीं देगा, मुझे उस सुअर के मुंह को चलाने से रोकना चाहिए था। मैं उस सुअर को खुद ही मार देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपना काम करने के लिए उसकी एबिलिटी की जरूरत है। जिन कहते कि मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर उसने माफी नहीं मांगा तो 1 2 उस मोटे की फट जाती है और कहता है कि मैं ही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिस्किल अपने दांत खींचने लगता है और बड़े गुस्से से कहता है कि बिस्किल अपने घुटने टेको और उसे माफी मांगो। बुरबुरे भी हैरान हो जाता है बिस्किल की बात सुन के, लेकिन उसकी बात मान के अपने घुटने टेक के जिन से अपनी माफी मांगने लगता है। जिन कहता है कि अगर ये सर बिस्किल के लिए नहीं होता तो माफी मांगने के बाद भी तू नहीं बचता मोटे, रंकेंडल नाम को गंदा करने का तू यही डिजर्व करता है। फिर जिन बिस्किल से कहता है कि सर बिस्किल आपका जूनियर रूट था, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मार सकते हो जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए। बिस्किल कहता है कि नहीं ये ठीक है यंग मास्टर जिन, आपका काम भी गलत नहीं था, तो प्लीज अब यहाँ से आप चले जाओ। जिन भी बोलता है ठीक है और उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। बुरबुरे जो कि गुस्से में रहता है और कहता है कि आखिरकार हुआ कमीने यहाँ पर क्यों आया था। बिस्किल मोटे की बात सुन के बोलता है गुस्से से, मोटे चुप हो जा। मोटा बिस्किल के इतने डरावने रूप को देख के बोलता है कि ठीक है मुझे माफ करना। बिस्किल भी शांत हो जाता है और उस मोटे से कहता है कि ठीक है अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो अंदर जाकर बैठ जाते हैं और बिस्किल कहता है उस मोटे से, कमांडर ने यह डिसाइड किया है कि वो जिप्पल फैमिली से अपने अलायंस को तोड़ देगा और जो जिप्पल फैमिली से हमें एंशिएंट स्क्रिप्चर मिल रहे थे वो आधे से भी कम हो जाएंगे। ये भी मुश्किल हो जाएगा डेथ गॉड के रूइंस को पाना, लेकिन अलायंस तोड़ने के शर्त के अकॉर्डिंग हम उन प्रोडक्ट को लेंगे जो कि हमने जिप्पल फैमिली को दिया था। मोटा कहते कि कंपास हमें वो वापस लेना होगा, इसके साथ हम जिंदा गॉड को खोज सकते हैं और मटेरियल के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। बिस्किल कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। और इतने में बिस्किल को कुछ फील होता है और तेजी से पीछे पलट के देखता है खिड़की खोल के, लेकिन खिड़की के पीछे कोई नहीं रहता। पीछे से वो मोटा बोलता है कि क्या कुछ गलत है, तो बिस्किल बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, और अपने मन में सोचता है क्या वो मेरी इमेजिनेशन थी। और उस मोटे से कहता है कि ठीक है हम बातचीत यहीं बंद करते हैं। जिन का ढोता चांदनी रात में जंगल के अंदर अपने जिन को देखते हैं, तभी पेड़ों पे से तेजी से जंप करते हुए जिन के पास जाता है और जिन के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने शॉट के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हमें पता चलता है ये वही लड़की रहती है जो पिछले एपिसोड में टेलीपोर्टेशन गेट पर दिखी थी।
जिन कहते कि भले ही ये जंगल अनजान हो लेकिन हमें इस तरह का हंगामा करने का जरूरत नहीं है। बड़ी बहन योना, मेरा मानना है कि मैंने जो रिक्वेस्ट किया था वो हो गया होगा। योना कहती है कि आखिरकार ये मेरे छोटे भाई का रिक्वेस्ट था तो मैं मना कैसे करती। मेरे लिए ये दिखावा करना मुश्किल हो रहा था कि मैं तुझे नहीं जानती छोटे। और योना अपने बीक को भी खोल देती है और वो फ्लैशबैक सोचने लगती है। योना जो कि शांति से बैठी हुई रहती है और पीछे से नेमलेस किलर आता है और कहता है कि योना ये तुम्हारे लिए लेटर आया है। तो योना उस लेटर को लेकर खुश हो जाती है और कहती है कि जिन। वो नेमलेस किलर हैरान हो जाता है और योना नेमलेस किलर से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रही हूँ। नेमलेस किलर कहता है कि नहीं, मुझे मत बताओ कि तुम ऐसे ही जा रही हो। अगर सर चिरोन को पता चले इसके बारे में कि तुम जिन के साथ हो तो वो मर भी सकता है। तो मेक श्योर करना कि तुम्हें कोई पहचाने ना। और उसे नकली विग पहना देता है। फिर हमें उस लेटर के बारे में पता चलता है। उस लेटर में लिखा हुआ रहता है, बड़े बहन योना, मेरा प्लान है मूर्तिकार बुरबुरे से मिलने का, तो इसलिए मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा इंफॉर्मेशन है। और जिन के प्लान के अकॉर्डिंग नोना उस बुरबुरे गेस्टन के ऊपर नजर रखने लगी। योना जिन को वो सारी बात बता देती है जो वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिन कहते कि तो कीजोल और जिफल फैमिली वो अपने अलायंस को तोड़ रहे हैं। जैसा कि मेरी बड़ी बहन से एक्सपेक्ट था, उसने इतना कम टाइम में इतना सारा इंफॉर्मेशन पता कर लिया। अब मुझे पता चल गया कि वो क्या कर रहे। तुम्हारा थैंक यू योना। योना कहते कि लेकिन वो मोटा। जिन कहते कि बुरबुरे गेस्टन। योना कहते कि हाँ, मुझे लगता है कि हम सेम ही क्लास के हैं। जिन कहते कि तुम्हारे इससे क्या मतलब है। योना कहते कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती छोटे, जबकि तुम्हारे पास खुद के अपने सीक्रेट है। उतने में जिन अपने हाथों में शैडो एनर्जी को निकाल के कहते कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो। उस शैडो एनर्जी को देख के योना को अंदर से आवाज आ रही होती है कि उसे मार डालो, उसे मार डालो, उस कमीने को मार डालो। और योना को फील भी होने लगता है कि योना ने जिन का गला काट दिया रहता है। लेकिन योना उसके बात को मना करते हुए गुस्से से कहती कि नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगी। जिन हैरान हो जाता है और कहता है कि मॉडरेट इंटेंस, या वो शैडो एनर्जी के ऊपर रिएक्ट कर रही है। योना अपने आप को शांत करती है और जिन से कहते हैं कि कभी ने उस पावर को मेरे सामने दोबारा कभी यूज मत करना। जिन कहते हैं कि ठीक है, मुझे माफ करना। योना जिन से कहते हैं कि आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों दिखाया। मुझे लगा कि तुम इसे सीक्रेट रखोगे जब तक तुम एक फ्रेग्रेंस न बन जाते। मैंने तुम्हें कभी भी मुझ पर विश्वास करने का मौका नहीं दिया और मैं एक ऐसा बहन भी नहीं हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। जिन कहते हैं कि ये सच है कि मेरा प्लान ये पावर को तुमसे छुपाना था जब तक तुमने मुझे वो हरे गुलाब नहीं दिए थे। मुश्किल टाइम के दौरान वो हरे गुलाब कुछ ऐसा बना जिस पर मुझे भरोसा था और यहाँ तक कि वो एक विश्वास का सिंबल भी है। बस मेरे लिए इतना काफी है। तो अब से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा योना। योना जिन की ऐसी बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और जिन से कहती है योना लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मारने का कोशिश किया। तो जिन कहते कि इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊंगी जो कि तुम कभी नहीं मुझे मार पाओगी चाहे कुछ भी हो। योना हंसते हुए कहते कि हाँ, तुम दोबारा से एक्टिंग कर रहे हो। तो जैसा कि तुमने कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया तो क्या अब हम साथ में मिलकर खेले। तभी जिन को अपने फादर की बात याद आती है कि उसके फादर कहते हैं बड़े बेड से योना का यूज दोबारा से मत करना। लेकिन जिन ने योना का यूज किया और वो थोड़ा घबरा जाता है और योना से कहते कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ चलो खेलते हैं बड़ी बहन। तभी सीन कट होता है ब्लैक सी की ओर और पेट्रियस को देखते हैं। पेट्रियस खान से कहता है उसने 2 दिनों तक क्या किया। खान कहता है कि उसने बस मजे किए। पेट्रियस कहता है कि क्या उसको किसी ने हेल्प नहीं किया या उसने कुछ योना से कहा। खान कहता है कि स्कॉट नाइट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जबकि पर्सनली पेट्रियस ने वार्निंग दिए थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा करने के बारे में भी सोचा होगा। पेट्रियस कहता है कि हंसते हुए हा, वो लड़का बहुत साहसी है, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठा ही होगा। सब छोड़ो, अब कश्मीरी का लेटर का पढ़ने का बारी। और पेट्रियस उस लेटर को खोलता है और उसमें पढ़ता है और कहता है कि वो कह रहा है कि सबसे छोटे ने व्हाइट वुल ट्राइब के एक वॉरियर को जिसका नाम गॉफले हाफले था उसे मार दिया। काफी टाइम हो गया है जबकि मैंने ये नाम सुना है हाफले। खान पेट्रियस से बोलता है कि क्या आप उसके बारे में जानते हो। पेट्रियस कहता है कि हाँ, मैंने उनके ट्राइब के लीडर के साथ एक बार फाइट किया था। वो इतना स्ट्रांग था कि मैं अभी भी उसे याद करता हूँ। वो फाइट 5 घंटे तक चला था। हाफले वॉरियर के लोग वो अपने स्किल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये सबसे छोटे के लिए विक्ट्री ये उसके लिए मीनिंगलेस है। और पेट्रियस आगे लेटर पढ़ता है और कहता है कश्मीरी, जब यंग मास्टर गॉफलिन के हथौड़े को काटा तब उन्होंने चिल्लाते हुए स्पेल कट कहा। वेल, मुझे लगता है कि ये यंग मास्टर का एक स्टाइल होगा। पेट्रियस उस लेटर को गौर से देखता है और कहता है कि नहीं, ये कोई स्टाइल नहीं है, इसे रिकॉर्ड किया गया है मैजिक सोर्ड और शैडो एनर्जी का। इस स्किल का यूज 1000 पहले किया गया था। ये रैंकेंडल के पहले पेट्रियस सच चिरोन की यूज किया गया टेक्निक में से एक है। एक मैजिक स्वॉर्डमैन के रूप में जिस लेवल पर वो पहुंचे, क्या वो मेरे लेवल से भी ऊपर है। सच कहूं तो मैं उनके साथ फाइट करना चाहता हूं। तभी सीन कट होता है टिकन की और कश्मीरी का केसल को दिखाया जाता है। कश्मीरी कहता है कि मैं सरप्राइज हूं कि जीपल वो कीजोल से अपने अलायंस तोड़ रहे हैं, लेकिन जिस रीजन से उन्होंने अलायंस को तोड़ा, आंद्रे जीपल के पास जो डेबल स्टोन था उसके टूटने के कारण वही फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब लूना ने उस डेबल स्टोन को तोड़ा था। जिन कहता है कि हाँ, और जिसने उस नकली डेबल स्टोन को बनाया था वो बुरबुरे गेस्टन था। वो मरे हुए
गॉड और एंशिएंट रैली का यूज करता है और अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज करते हुए स्क्रिप्चर बनाता है। वह डेंजरस आर्टिफैक्ट बनाने के साथ साथ अपने ट्रांसफर मैजिक का भी यूज करता है। कश्मीरी की वाइफ बोलती है तो वो एक किजुला का कोर था। तो जिन कहता है कि दैट्स राइट। मॉर्गन अपने मन में कहता है कि गॉड के मरे हुए लाशों का यूज करना, इसका मतलब ये है कि वो उनके ब्लड एसेंस का यूज करता है। अब मैं समझ गया। फिर वो जिन से कहता है कि बच्चे कुछ ऐसा है जो कि मैंने तुझे पहले नहीं बताया था। जब मैं तुम्हारे ग्रुप के कैडेट को हेल्प करने गया था कुरानों में, मुझे वहाँ पर एक ग्रेवयार्ड जायंट दिखाई दिया था जो 2000 साल पहले जैसा दिखता था और मैंने वहीं पर उसे चुपचाप निपटा दिया। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि ग्रेवयार्ड जायंट वो क्यों आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम जरूर उस मोटे का ही होगा। मंटेला भी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि उसका गॉड ऑफ स्क्रिप्चर के साथ कुछ कॉन्टैक्ट होगा। जिन हैरान हो जाता है और कहता है कि वेल स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, मैं इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। ये राइटर गॉड का ऐसा ऐसा नाम देता है जिसे प्रोनाउंस करने में भी मुश्किल होता है, तो तुम लोग काम चला लेना। मॉर्गन कहता है कि ऑफकोर्स तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि वो हिस्ट्री से ही गायब हो गया है। मंटेला कहते हैं कि उसने ओरिजिन स्टोन के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वो ओरिजिन स्टोन टूट गया और उसने अपने गॉड के दर्जे को खो दिया और एंड टू एंड वो एक ह्यूमन बन गया। मॉर्गन कहता है कि उसके बाद उसने कब्रों को प्रोटेक्ट करने का काम लिया जहाँ पर गॉड ऑफ फॉल निवास करते हैं और लाभ 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 लाभ। कश्मीरी कहता है कि तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि बुब्रे गेस्टन वो मरे हुए गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मंटेला बोलते कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा इस बात का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ये सब चीजें अभी क्यों हो रही है? जिन कहता है कि ये सब बकचोदी करना बंद करो। जिन कहता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है। बनाए गए आर्टिफैक्ट में से एक ऐसा आइटम था जो कि गॉड के कॉन्ट्रैक्टर को भी खोज सकता है। मॉर्गन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, जब तक कॉन्ट्रैक्टर खुद को अपने आप रिवील नहीं करता उसका कोई पता नहीं लगा सकता। कश्मीरी की वाइफ को तभी कुछ याद आता है और कहता है कि नहीं, मुझे मत बताओ ना कि ये फैक्ट कि उन्होंने जूलिया का कैसे पता लगाया। जिन कहता है कि हाँ, उन्होंने उससे कंपास कहा था। थैंक गॉड कि उनकी कंपास की एबिलिटी वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए जूलिया के वजह उन्होंने लेटरी को किडनैप कर लिया था। कॉन्टिला कहते कि ओ ऐसा क्या, अब मैं समझ गई। वो लोग कंपास का यूज करके कॉन्ट्रैक्टर को खोज रहे हैं ताकि वो डबल स्टोन का यूज करते हुए उसे एब्जॉर्ब कर पाए। समझे दया? इसका मतलब बहुत बड़ा गेम चल रहा है इधर। कहता है इसलिए हमें उस कंपास को अपने पास लाना होगा। जेपल फैमिली का प्लान है उस कंपास को किजल फैमिली को देने का 7 जुलाई को पायरेट आइलैंड पर। वही हमारा चांस रहेगा उस कंपास को चुराने का। मिस एलिसा प्लीज जूलिया को और मिस आनिया को आइस पैलेस में लेके चले जाओ। वो हैरान हो जाती है और जिन से कहते क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? जिन कहता है मेरा मतलब है कि इससे पहले जेपल फैमिली देने से पहले जितना हो सके वो उतना उस कंपास का यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को खोजने के लिए, इसलिए सेफ एरिया में ही जाना अच्छा होगा। कश्मीरी भी बोलते हैं कि हाँ, टिकन आइलैंड पर 3 कॉन्ट्रैक्टर को रखना ये डेंजरस होगा, ये सिटी इतना पावरफुल भी नहीं है। पांडिला भी कहते हैं कि हाँ, जितना जल्द हो सके सेफ एरिया में जाना ही ठीक होगा। जिन कहता है कि हाँ, मैं आइस पैलेस को इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, तो हम एक साथ अब हम बोल्डो एम्पायर में मिलेंगे और एक साथ हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर कंपास का लेन देन होगा, लैंड ऑफ पायरेट पर। कश्मीरी उतने में बोलता कि लेकिन यंग मास्टर जिन आप कहाँ जाने वाले हैं? मॉर्गन बोलता कि हाँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ये बच्चा अकेले जाने वाला है। कश्मीरी कहता कि क्या आइस पैलेस से भी कोई सेफ एरिया है? मॉर्गन कहता कि हाँ हाँ हाँ, वो आइस पैलेस से भी सेफेस्ट एरिया है। कुछ घंटे पहले मीटिंग का पहले का सीन। मॉर्गन कहता है कि जिन से बच्चे तुझे अंडरवर्ल्ड जाना होगा। जिन कहता क्या अंडरवर्ल्ड? गिली कहते कि अंडरवर्ल्ड के लोग क्या वही लेजेंड नहीं है जिन्होंने बीस्टमैन को सप्रेस किया था? मॉर्गन कहते कि तुमने सही कहा स्ट्रॉबेरी पी। गिली कहते कि लेकिन उसे गिरे हुए तो 6 महीने हो गए। जिन कहते कि हाँ, हम उस जगह पे कैसे जाएंगे जो कि पहले ही खत्म हो गया है? क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? मॉर्गन कहते हैं कि मित्रा ग्रेट डिजर्ट ये बीस्टमैन के लैंड पे ही कहीं होना चाहिए। वहाँ तुम्हारे मिलियंस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा वहाँ कोई नहीं जा सकता, भले ही आसमान से गॉड ही क्यों न उतर जाए। जिन कहता है कि अच्छे से एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आया और ना ही मेरे सब्सक्राइबर को। मॉर्गन कहता है कि बस इतना पता है कि सोल्डर ने अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पर कैंडल के मैजिक स्वॉर्डमैन के लिए वो जगह को तैयार किया गया था और तुम्हें एक सच्चा मैजिक स्वॉर्डमैन बनने के लिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इनकट होता है, हमें दिखाया जाता है साउथर्न रीजन द बॉर्डर ऑफ जेना किंगडम का। हमें जिन को दिखाया जाता है वो कहता है कि जब मैं कैडेट था तब मुझे अपना फर्स्ट मिशन मिला था यहाँ पर, तो मुझे इस मित्रा डेजर्ट तक पहुँचने के लिए इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन मैं इस माउंटेन को लापरवाही से चढ़ता हूँ तो मैं अनवांटेड सिचुएशन में फंस जाऊंगा। हाँ, मुझे याद आया, हमने कम टाइम बिताया था लेकिन वो शायद जरूर मेरी मदद कर सकते हैं। वो काइंड है, वो एक ऐसी स्पीसीज है जो कि अपने एनिमी को अवॉइड करते हैं, द वाटर टॉल स्पीसीज। और जिन उन्हीं के पास जाता है तभी वो उस जिन को पहचान जाता है एक मॉन्स्टर और कहता है कि तुम तो वही हो। थोड़े फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब जिन बच्चा था और अपने ग्रुप के साथ उनसे थोड़ा हेल्प मांगने गया था। तो उन्हें जिन का हेल्प भी किया था और उन्हें कुछ खाने को भी दिया था। मॉन्स्टर बोलता है कि तुम सैड लग रहे हो, क्या तुम भूखे हो, लो इसे खाओ। ह्यूमन प्रेजेंट टाइम का सीन और अपने जिन से वो बोलता है कि क्या तुम्हें दोबारा भूख लगी है? तो जिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें रिपेयर करने आया हूँ लास्ट टाइम के लिए, और एक बड़ा सा मछली और बड़ा सा पोटला देता है उन्हें। वहाँ पर सीन कुछ सेकंड के लिए ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन वो छोटे मॉन्स्टर अपने जिन के पास जाते हैं और उस मछली को ले लेते हैं और हवा में उछाल के चेयर करने लगते हैं। जिन उनसे पूछता है कि क्या तुम कोई अच्छा रास्ता जानते हो मित्रा डेजर्ट जाने के लिए?
वो छोटा मॉन्स्टर अपने जिन को एक गुफा में लेके आता है और कहता है कि क्या तुम सच में मित्रा डेजर्ट जाने वाले हो ह्यूमन, क्या तुम उस जगह के बारे में जानते भी हो। जिन कहता है मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। वो मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम वहाँ जाते हो तो तुम मर जाओगे। वेल ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। जिन कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स, लेकिन क्या मुझे इसी तरह झुकते हुए आगे जाना होगा। वो छोटा मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, हमें बस थोड़ा और आगे जाना होगा तब रास्ता क्लियर हो जाएगा। और जैसे जिन आगे जाता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा फाउंटेन मिलता है। जिन कहता है कि वाह ये कितना अमेजिंग है, क्या तुम लोगों ने इसे खोदा है। छोटा मॉन्स्टर बोलते है कि नहीं, फेलेंस ने इसे किया है। आगे जाने से पहले तुम थोड़ा पानी ले लो क्योंकि मित्रा डेजर्ट में तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। जिन उसकी बात मानते हुए अपने बोतल में पानी भर लेता है और उसके साथ ही और गुफा के अंदर डीप एरिया में जाने लगता है। और जिन अपने साइड में देखते हैं एक और छोटे मॉन्स्टर को। आई थिंक इसे मॉन्स्टर कहना ठीक नहीं होगा। जिन कहता है कि क्या ये गोल्डन टर्टल्स स्पीसीज है। तभी एक चूहा बोलता है कि है चूं 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 चूं, मजाक कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो एक इंसान को। चूं 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 चूं, क्या तुम रूल को नहीं जानते। चूं 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 चूं। जिन उनको देखते हुए कहते हैं कि वो दोनों एक साथ खड़े कितना क्यूट लग रहे हैं। चूहा चूं 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 करते रहता है तो वो छोटा मॉन्स्टर इरिटेट हो जाता है और एक सोने का सिक्का निकाल के कहता है कि मेरे दोस्त मुझ पे विश्वास रखो, ये कोई बुरा आदमी नहीं है। ये इंसान वो मित्रा डेजर्ट जाना चाहता है। तो वो छोटा चूहा उस गोल्ड को ले लेता है और कहता है कि मेरे दोस्त मुझे तुम पे विश्वास है, मैं इतने इंपॉर्टेंट पर्सन को पहचान नहीं पाया, प्लीज मेरे साथ आओ। जिन उस छोटे मॉन्स्टर से कहता है क्या वो गुफा का निकलने का रास्ता है। छोटा मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हें दरवाजे के पीछे एक स्टोर मिलेगा और उसके आगे तुम्हें एक मार्केट मिलेगा जो इस मार्केट का नाम है यो का मार्केट। तुम वहाँ पर अपने लिए कुछ भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना कि गोल्डन टर्टल्स तुम्हें वहाँ पर एक गाइड देगी, लेकिन तुम्हें उसको इग्नोर कर देना है। वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, वो स्कैमर है। तुम्हें वहाँ एक कुत्ते को खोजना होगा और तुम्हें वो गाइड करेगा। वो ट्रस्टवर्दी है, वो तुम्हें स्कैम नहीं करेगा। तो ठीक है, मेरा काम यही खत्म होता है, अब मैं चलता हूँ। तो पीछे से जिन बोलता है कि सभी चीज के लिए थैंक्स, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। बोलता है कि ओ मेरा नाम डार्क स्पार्क है। जिन तभी अपना नाम बताने वाला रहता है, तभी वो डार्क स्पार्क कहता है कि मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम जिन रंग कैंडल है। मैंने तुम्हारी उस रोप को पहले ही देख लिया था, तुम लीडर के बेटे हो। जिन कहता है इंटरेस्टिंग, तब तुम दूसरों को ये नहीं बताओगे है ना। डार्क स्पार्क कहता है कि चिंता मत करो, डार्क स्पार्क की सिगरेट रखने में काफी अच्छा है। जिन कहता है कि बहुत अच्छा, अगली बार मैं तुम्हारे काइंडनेस को रिपे करूंगा, वो भी जिन रंग कैंडल के रूप में। डार्क स्पार्क वहाँ से चला जाता है। जिन भी उस स्टोर में जाता है तो वो चूहा चू 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 करता है, बोलता है कि वेलकम, तो तुम मित्र डेजर्ट में जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गाइड को प्रिपेयर करूंगा। कि डार्क स्पार्क ने कहा था कि अगर गोल्डन टैटूज तुम्हें गाइड के लिए बोले तो तुम्हें उसे इग्नोर कर देना है। जिन कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने से चला जाऊंगा, और दरवाजा खोलने के लिए थैंक्स, और उसे एक सोने का गोल्ड दे देता है। वो चूहा कहता है अपने जिन से प्लीज दोबारा जरूर आना। जिन अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे पहले कुत्ते को खोजना चाहिए, और जिन मार्केट में पहुंच जाता है। पीछे से एक बीस्टमैन अपने जिन से कहता है कि हे लंबे आदमी, क्या तुम योको के क्लैन में पहली बार आए हो, मेरे पास बहुत अच्छा आर्टिफैक्ट है, क्या तुम लोगे। उसकी बातों को इग्नोर करके उसको कुत्ता मिल जाता है और वो कुत्ते के पास चला जाता है। और जिन कहता है उस कुत्ते से मुझे मित्र डेजर्ट में जाना है और इसके लिए मुझे एक ट्रस्टवर्दी गाइड की जरूरत है, तो क्या तुम ये कर सकते हो। तो वो कुत्ते भी अपने जिन को देखता है और अगले सीन में देखते हैं मित्र डेजर्ट का इंटरेस्ट गेट। जिन उस कुत्ते को कहता है कि तुम्हारा थैंक्स मुझे यहाँ सेफली पहुंचाने के लिए। वो कुत्ता भी बोलता है क्या हाँ कोई ना ये बड़ी बात नहीं है, और कुत्ता वहाँ से चला जाता है। जिन कहता है कि डेजर्ट एक ग्रेट डेजर्ट जो कि बेमेंट के लैंड के सेंटर एरिया को कवर करता है, और लेजेंड का मानना है कि अंडरवर्ल्ड यहीं कहीं छिपा है। उनका मानना है कि वहाँ पर काउंटलेस गोल्ड, सिविलाइजेशन और बहुत सारे रिसोर्सेस है। वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर आते हैं उन्हें खोजने, लेकिन एंड में वो उन्हें नहीं खोज पाए। यहाँ तक कि बीस्टमैन ने भी ट्राई किया अंडरवर्ल्ड को खोजने का, लेकिन उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा। ये एक चैलेंज की तरह था जो इसे कोई पूरा नहीं कर पाया। अगले सीन में जिन को देखते, जिन कहता है कि और शैडो स्वॉर्ड यहीं पर है। जिन आगे बताता है कि कीपर म्यांमारा 5000 साल पहले वो एक ऐसी मिथिकल स्पीसीज थी जो कि अपने प्राइम टाइम में जानवरों के बीच में शांति बनाए रखती थी। में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिन मॉर्गन से कहता है क्या वो एक ही रात में गायब हो गए। मॉर्गन कहता है कि वो बहुत एरोगेंट थे, वो लोग गॉड के पावर के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने गॉड को ही चैलेंज कर दिया और उनका मोय मोय हो गया। बच्चे तूने जरूर डबल स्टोन के पावर को देखा ही होगा। तो जिन कहता है कि हाँ मैंने देखा है। डबल स्टोन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। मॉर्गन कहता है कि एक ओरिजिन स्टोन वो गॉड के पावर को इकट्ठा करके बनता है। वो इतना पावरफुल था कि उन्हें एक ही रात में खत्म कर दिया गया। हमें यहाँ नहीं बताया गया कि यहाँ पर ओरिजिन स्टोन को खत्म करने का बात चल रहा है कि उन स्पीसीज को खत्म करने का बात चल रहा है, लेकिन वो आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन मॉर्गन की बात सुन के वो हैरान हो जाता है। मॉर्गन आगे बताता है लेकिन सभी गॉड नहीं थे जो कि उनसे नाराज थे। एक गॉड था जो कि उनके ऊपर ध्यान दिया। गिली बीच में कहती कि गॉड ऑफ सोल्ड्रेड। तो मॉर्गन कहता है कि स्ट्रॉबेरी प्री तुमने सही कहा। सोल्ड्रेड ने म्यांमारा के एक पार्ट को बचा लिया था और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझे नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया था, लेकिन तुम उनके अलावा शैडो स्वॉर्ड का यूज करना किसी से नहीं सीख सकते। टेमर ने भी उन्हीं से सीखा था। जिन ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। टेमर रिंग कैंडल, भले ही वो रिंग कैंडल का फर्स्ट पेट्रियस था, उसके कुछ ही रिकॉर्ड बचे हैं रिंग कैंडल में, क्योंकि जिपल फैमिली ने टेमर के सारे रिकॉर्ड को मिटा दिया है।
टेमर रेंकेंडल का फाउंडर के साथ साथ एक महान हीरो भी था, लेकिन स्वॉर्ड गार्डन में उसका कोई कब्र नहीं है। लेकिन अगर तुम मैन मारा से मिलो तो तुम्हें फर्स्ट पेट्रेस के बारे में बहुत चीज जानने के बारे में मिलेगा। और यही सब सोचते सोचते जिन रेगिस्तान में चल रहा होता है और ऐसे चलते चलते दिन से रात, रात से दिन गुजरते जाते हैं। लेकिन जिन वो नहीं रुकता, वो सिर्फ आगे बढ़ते रहता है और अपने मन में कहता है मैं अपने पूरे बॉडी में रेगिस्तान के टेम्परेचर को फील कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि एक ताकतवर ओपोनेंट से लड़ाई करना वो आसान होगा। इस रेगिस्तान में चलने से अच्छा इस जगह पर सिर्फ नेचर है और मैं हूँ जो कि नेचर के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ। और जिन को ऐसे ही चलते चलते पूरे 1 महीने बीत जाता है और जिन बताता है बहुत टाइम बीत गया है, ना ही मुझे खाना मिला है ना ही मुझे पानी मिला है। तो फाइनली अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ये क्या है, मैं अब अपने मौत के करीब आ रहा हूँ। वेल ये नेचर में कॉमन है और यहाँ तक कि मेरे फुटप्रिंट्स भी गायब हो गए हैं, तो मैं पीछे भी नहीं जा सकता। नहीं, मुझे ये सहना होगा। मैंने इससे भी बड़ी निराशा को सहा है। तभी जिन के पीछे से 2 बंदे कहते हैं कि फाइनली हमने तुम्हें खोज लिया। जिन वहीं पर रुक जाता है और पीछे पलट के देखता है। वो दोनों बंदे आगे आते हुए जिन से कहते हैं तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि हम तुम्हें देखने के लिए कितना तरसे है। तुम्हारा थैंक्स कि हमने मेन हाउस में टाइम स्पेंड किया, ये सच में बोरिंग था। जिन अपने शॉट को टाइटली पकड़ता है। हम देखते हैं वो 2 बंदे को, ये और कोई नहीं, ये टोनांस रहते हैं और कहते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी यू छोटे। इन टोनांस को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या टोनांस, क्या ये मेरा इल्यूजन है। भी उतने में एक भाई जिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है जिन से हमें तुम्हारा अब स्किल देखना है, और जिन के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है। लेकिन जिन उसको ब्लॉक कर देता है। उसको अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है कि ये अटैक मुझे बहुत हेवी फील हो रहा है। तभी जिन के पीछे से दूसरा भाई अपने शॉट के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जिन सही टाइम में उसे देख लेता है और उसे डॉज कर देता है। और अपने मन में कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि अगर मैं इसे डॉज नहीं करता ना ही ब्लॉक करता तो मेरा गेम यहीं बच जाता। रेटोना जिन से कहता है कि छोटे हम तेरे यहाँ वेट कर रहे थे तेरे थकने का, कि हम तुझ पे सरप्राइज अटैक कर सके। लीन अपने मन में उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है क्या इसका ये मतलब है कि ये कोई नॉर्मल इल्यूजन नहीं है। जिन अपने भाइयों से बोलता है कि हम बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देख रहे हो तो क्यों न हम पहले बातचीत करते हैं, क्या तुम इसी तरह लड़ने वाले हो। और जिन वहाँ से उन दोनों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए दूर भागने लगता है तो वो दोनों अपने शॉट के साथ जिन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं इसीलिए तो हम कर रहे छोटे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तुझे देखे। एक भाई का शॉट जिन के क्लोज पहुंच जाता है। जिन उसे देख लेता है और कहता है कि वो बहुत फास्ट है, लेकिन जिन उसके अटैक को अपने शॉट से वहीं पर ब्लॉक कर देता है। एक भाई बोलता है कि क्या हुआ छोटे, मजा नहीं आ रहा क्या। तभी डेटोना जिन के पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। शॉट के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसे देख लेता है और अपने शॉट के साथ उसको अटैक को ब्लॉक कर देता है। दोनों भाई जिन के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं। जिन उन्हें रोक रहा होता है और कुछ को डॉज कर रहा होता है। और जिन अपने मन में कहता है कि उनकी टीम वर्क काफी अच्छे है और वो एक दूसरे को फॉल को कवर कर रहे हैं। तभी जिन को एक मौका मिलता है और अपने भाई के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। तभी दूसरा भाई अपने शॉट के साथ जिन के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने शॉट के साथ उसके अटैक को रोक लेता है। तभी उसका भाई का शॉट जिन को शॉट को चारों तरफ से घेर लेता है। तो जिन पूरा ताकत लगाता है और अपने भाई को अपनी ओर खींच लेता है। उसका भाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी जिन को अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आने लगती है। उसके पास्ट लाइफ में उसके दोनों भाई उसको कितना पीटते थे, उसको कितना बुली करते थे। और ये सोच सोच के जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एकदम पावरफुल पंच बनाते हुए अपने भाई को चेहरे के ऊपर मारता है और वो दूर जाकर फेंकाता है। और वहाँ पर एक रेत का ब्लास्ट होता है और जैसे वहाँ से धुआं क्लियर होता है दोनों भाई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पड़े हुए रहते हैं। जिन उन दोनों के पास जाने लगते हैं। दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। जिन को कहता है कि छोटे वेट प्लीज हमें माफ कर दे, इस बार हमें जाने दो। जिन को फ्लैशबैक याद आने लगता है कि इस लैब के अंदर दोनों भाई जिन को थोड़ा चिंता कर रहे थे। जिन ने डिसाइड किया कि वो इस लैब के अंदर अपने दोनों भाइयों को तो नहीं मारेगा अब प्रेजेंट टाइम में। और जिन दोनों भाइयों को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि इस लाइफ में हमारा रिश्ता वो थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। और अपने शॉट के अंदर शेडो एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। जिन अपने शेडो एनर्जी को शॉट के अंदर इकट्ठा करने लगता है और कहता है क्योंकि मैं एक रेंकेंडल हूँ और रेंकेंडल होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। दोनों भाई जिन को ऐसा करते हुए देख के दोनों भाई एक साथ जिन को गाली देते हैं, लेकिन जिन उनकी बातें के ऊपर ना ध्यान देते हुए अपने एक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और उनका काम वही खत्म कर देता है। और सुबह से शाम ढल जाता है और जिन कहता है कि गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ। क्यों ये दोनों गायब क्यों नहीं हो रहे। हमें दिखाया जाता है कि जिन ने सच में इन्हें जान से मार दिया रहता है। जिन को लग रहा होता है कि ये दोनों इल्यूजन है इसलिए वो बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद जिन को रियलाइज होता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, सच में उसने अपने भाइयों को मार दिया है और वो गायब नहीं होते हैं। तो एंड में जिन उनका कब्र बनाता है और उन्हीं का शॉट उनके कब्र में गाड़ता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जिन के जाने के बाद तभी वहाँ पर कोई आता है और उनके कब्र को देखते हुए कहता है कि सच में अपनी फैमिली को मारना कितना पेनफुल है, लेकिन तुम्हारे कितने सिबलिंग्स और पेन में होंगे
जाओगे जिससे तुम अभी हो। और वो उस स्वॉर्ड को छूता है। जैसे ही उस स्वॉर्ड को छूता है देखते हैं कि वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। हा, आपने एक ऐसे लड़के को चुना है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। सर सॉल्ट्रेड सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है जिन को जो कि रात गुजारने के लिए एक पत्थर के पास बैठा हुआ रहता है। तभी जिन के पास एक स्पाइडर आता है, आई मीन एक बिच्छू, और वो बिच्छू अपने जिन को डंक मारने लगता है। जिन उसे बस चुपचाप देखता है, फिर उसे उठा लेता है और उसे बिना पकाए चबा के खाने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर थाउजेंड पॉइजन इलेक्जर नहीं होता तो ये खतरनाक हो सकता था। क्या सिस्टर योना ठीक हो गई? यहाँ पर सच में कुछ नहीं है। अभी जिन्स को टोनांस की याद आने लगती है और टोनांस को सोच के जिनको खांसी आ जाता है। सीन कट होता है अगले दिन का। जिन को दिखाया जाता है जो कि पानी पी रहा होता है, लेकिन उसके बोतल में पानी ही नहीं रहता। जिन जब देखता है कि उसके बोतल के अंदर पानी नहीं है तो उस बोतल को वहीं फेंक के आगे की ओर बढ़ने लगता है। दिन गुजरते रहता है लेकिन जिन नहीं रुकता। जिन आगे बढ़ते रहता है और कहता है कि मैं वंडर हूँ कि कितना टाइम गुजर गया है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ चल रहा हूँ और चलते जा रहा हूँ। इसका क्या कोई पॉइंट भी है? मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। क्या मैं सिर्फ यहाँ पर अपने भाइयों को मारने के लिए आया था? जिन अपने घुटने के ऊपर बैठ जाता है। तभी जिन के पास कोई आता है और उसे पानी का ऑफर देता है। तभी जिन उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने चाकू उसके गले के ऊपर टांग देता है और पूछता है कि आखिरकार वो है कौन। देखते उस बंदे को जो कि एक बंदी रहती है और वो कहती है मैं तुमसे यहाँ पर पहली बार मिल रही हूँ और तुम मेरा स्वागत इस चाकू से कर रहे हो, तुम नहीं बदले हो। जैसे जिन उसकी आवाज को सुनता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये वॉइस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो बंदी अपने हुडी को उतारते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्किल पहले से काफी अच्छा हो गया है। जिन कहता है कि वेलेरिया। हमें यहाँ पता चलता है कि ये जिन का मास्टर रहती है और उसके मास्टर बोलते हैं कि हेलो मेरे स्टूडेंट। जिन बताता है कि वेलेरिया हिस्टर फैमिली की एकमात्र सक्सेसर और 7 स्टार की इमेज और मेरी पिछली लाइफ की मास्टर। वो एक पहली पर्सन थी जिसने मेरे टैलेंट को पहचाना। जब मैं रैंकेंडल फैमिली का सबसे बेकार बेटा था तब वही थी जिसने मुझे एक होप थी जिंदा रहने का। वो मेरा सर्वाइवल और रिवाइवल कंपेनियन थी। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मुझे अपने रैंकेंडल फैमिली से निकाल दिया गया था और मैं इधर उधर भटक रहा था। लेकिन ये सब तो मेरे पास्ट लाइफ में हुआ था। इस लाइफ में मैं उसे कभी नहीं मिला। लेकिन कैसे? तभी जिन नोटिस करता है और अपने आसपास देखता है कि उसके आसपास के वातावरण बदल गया है। वहाँ पर पेड़ पौधे आ गए हैं और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ कब पहुंचा? नहीं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे टीचर नहीं, मेरी मास्टर, उनकी अपीयरेंस ये बिल्कुल मेरे पास्ट लाइफ की तरह ही है। वो मुझसे 2 साल छोटी थी लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। वो यहाँ पर होगी। फिर जिन कहता है कि वेलेरिया नहीं टीचर। मुझे लगता है कि ये मेरा सेकंड इल्यूजन है, ये एक मिराज है। मैं इसको टीचर उचर नहीं बोलने वाला हूँ, मैं इसका अभी मास्टर ही बोलूंगा। तो जिन के मास्टर बोलती है कि ओ मुझे लगता है कि चीजें दूसरी तरफ बदल गई है और जिन को वो पानी पीने को कहती है। तो जिन उसके लिए मना करता है और कहता है कि अगर मैं इसे पीता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना होगा। उसके मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे स्टेज में लड़ते हो मुझसे तो तुम मेरे एक ही अटैक में मर जाओगे, तो इसलिए इस पानी को पियो। जिन अपने मास्टर से कहता है कि लेकिन क्या मैं और कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकता? उसके मास्टर बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम अच्छे से जानते होगे कि तुम वही हो जिसका रिबॉर्न हुआ है और तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए हो और मुझे लगता है कि तुम्हारा विल पावर मुझसे ज्यादा है। इसलिए बकचोदी करना बंद करो और इसे पियो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ लड़ना है। उस पानी के बोतल को ले लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, मुझे सबसे पहले बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। उसके मास्टर कहते हैं कि मेरा एकमात्र स्टूडेंट और मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे डिसअपॉइंट क्यों हो। अपने मास्टर से कहता है कि क्या बस तुम्हें इतना ही कहना है? उसके मास्टर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, ये सब प्यार से भी ज्यादा कुछ होगा, यह सर के ऊपर किस करना। जिन पानी को पीते हुए कहता है कि हाँ कुछ इसी तरह का, लेकिन फिर भी मैं इससे कंफर्ट नहीं हो रहा। तभी उसकी मास्टर सीरियस हो जाती है और कहते हैं कि फालतू का क्वेश्चन पूछना बंद करो और मुझसे लड़ो, तुम अपने स्वॉर्ड और शेडो एनर्जी का यूज कर सकते हो। जिन पानी पी के वो थोड़ा बेटर फील करता है और कहता है कि छोड़ो, स्वॉर्ड को भूल जाओ। उसकी मास्टर उसकी बात सुनकर कहते हैं कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम उससे भी ज्यादा एरोगेंट हो गई हो, तुम्हें इसका जरूर रिग्रेट होगा। तो जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें हराने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करता हूँ तो मुझे उससे भी ज्यादा रिग्रेट होगा। जिन भी सीरियस हो जाता है और अपने शेडो एनर्जी को निकाल के कहता है अपने मास्टर से मैजिक के मामले में मेरा तुम्हारा सब कुछ है और तुम्हारा ही रहेगा। दैट्स इट। ये वीडियो खत्म और 2 चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद भी 10 मिनट का ही वीडियो बना। ये अगली वीडियो जब 3-4 चैप्टर रिलीज हो जाएंगे तब एक साथ एक्सप्लेन करके डाल दूंगा और एक शाम को वीडियो आने वाली है जो कि रोनर के ऊपर रहेगी।